तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत में हमें इजिन को दिखाते हैं। इजिन के कान में बर्ड्स लगा होता है और अपना छोटा नंबर इजिन से कहता है कि 01 सामने की तरफ से 2 एनिमी आ रहे हैं। छोटे नंबर की बात सुनने के बाद अपना इजिन सामने की ओर गन पॉइंट करते हुए गोलियां चलाने लगता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं इजिन की गन की बुलेट उन लोग को लग जाती है और वो ही मर जाते हैं वो लोग। फिर छोटा नंबर कहता है कि बगल के रूम में 3 बंदे और हैं। ये सुनने के बाद अपना एजेंट अपनी गन साइड में पॉइंट करता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो सामने की तरफ देखते हैं तो 3 बंदे और होते हैं और उनको एजेंट ने उनके ऊपर गोलियां चला दी होती है और वो लोग वही ढेर हो जाते हैं। इतनी गोलियां मारने के बाद एजेंट की मैगजीन खाली होती है तो वो मैगजीन निकाल देता है और अपने कोट में हाथ डालता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मैगजीन खत्म हो गई है। तो एजेंट कहता है कि मैंने अपने सारी मैगजीन खत्म कर दी है। तभी छोटा नंबर कहता है एजेंट से कि नंबर 1 2 दुश्मन सामने की तरफ है। ये सुनकर अपना एजेंट बड़े रफ्तार से उनकी ओर बढ़ने लगता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं 2 जन अपनी गन लेके एजेंट के ऊपर पॉइंट करते हैं। तभी एजेंट अपना भागते हुए अपने पीछे से नाइफ निकालता है और उनके तरफ से एक जन को जाता है और नाइफ मार देता है। उतने में वो जो पहला बंदा था वो अपने एजेंट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर एजेंट अपना ये देख लेता है और उसके गन पे अपना हाथ मार देता है, जिसके वजह से उसका एम हिल जाता है। उतने में एजेंट उसके ऊपर बहुत से सारे कट्स मारता है, जिसके वजह से हर जगह पे खून ही खून होता है। और फिर एजेंट को दिखाते हैं जो दोनों के बीच में रहता है बड़े कूल लुक के अंदाज से, वे अपना नाइफ पकड़े हुए और दोनों बंदे नीचे गिर जाते हैं, मतलब मर ही जाते हैं वो लोग। तभी अपना एजेंट उनकी एक गन उठा लेता है और पैसेज में भागने लगता है। तभी अपना छोटा नंबर कहता है एजेंट से कि नंबर 1 सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कंट्रोल रूम से मेरा कनेक्शन काट दिया है और आसपास खोज करना शुरू कर दिया है। चलो तय किए हुए जगह पे मिलते हैं, सबको गुड लक। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑप्शन हाउस को दिखाते हैं जहाँ पे ऑप्शन चालू होता है। तभी बॉस के पास दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा अपने बॉस के लेफ्ट हैंड से बात कर रहा होता है किसी के बारे में। उस बंदे की बात सुनकर जैक हैरान होता है, उस बंदे ने क्या बोला है ये अपने को बताया नहीं जाता। तभी जैक उसकी बातें सुनकर बॉस के पास आता है और कानों के इधर कहता है कि बॉस घुसपैठियों से अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। ये सुनने के बाद डुआन कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। तभी जैक बॉस से कहता है कि बस इस सिचुएशन में आपको यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद डुआन बॉस वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी हमें उनका चेहरा दिखाते हैं, जो वही व्हाइट वाले बाल वाला बंदा रहता है जो लेफ्ट हैंड रहता है शायद उसका। व्हाइट वाला बुढ़ा बाल वाला अपने बंदों से कहता है कि तुरंत बॉस को रिपोर्ट करो और उनको सुरक्षित करो। इसके अलावा वहाँ पे जो कस्टमर है उनको भी यहाँ से निकलने के लिए उसको इन्फॉर्म कर दो। तुम लोग पहले कार ले लो और चले जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा और उसका पीछा करूंगा। फिर व्हाइट वाला बंदा आगे कहता है गुस्से में कि नहीं, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बस उन्हें देखो और गोली मार दो। ये सुनने के बाद उसके आदमी जोर से कहते हैं कि यस सर। तभी वहाँ पे दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजिन किसी को गोली मार देता है, एक बंदे को। फिर इजिन के बाद दिखाते हैं जो बंदे को गोली मार रहा होता है उतने में ही उधर एक बंदा आता है और इजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इजिन अपना देख लेता है, उतने में इजिन अपना उसका पेट में एक किक मारता है जिसके वजह से वो नीचे झुकता है। तभी इजिन अपना कराटे चॉप उसके गर्दन पे दे मारता है। इतने ही सामने पैसेज में से 2 बंदे अपने इजिन के तरफ गन पॉइंट करते हैं। तभी इजिन मौके का फायदा देख के उस बंदे के बाल पकड़ता है और उसको शील्ड की तरह यूज करता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। गोली सीधा उन दोनों के सर पे और कंधे पे लग जाती है, जिसके वजह से वो लोग वही गिर जाते हैं। तभी इजिन भी वो अपने जो पास में था बंदा उसको भी मार के उधर ही ढेर कर देता है। फिर इजिन आगे की ओर बढ़ने लगता है, पर इजिन भी अपना इतना फाइट करते हुए थक चुका होता है, पर अपना इजिन वही रुकता नहीं, आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो सावधानी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो एक डोर के सामने आ जाता है और डोर के अंदर से कुछ आवाजें आ रहे होती है। तभी इजिन अपना उस डोर के पास देखता है। तभी फिर इजिन उस डोर को तोड़ने लगता है कि दया दरवाजा तोड़ दे। तभी इजिन ने दरवाजा तोड़ दिया होता है, वो भी दया के स्टाइल में। तभी इजिन अंदर के तरफ आता है। तभी अंदर के साइड में हमें दिखाते हैं एक बंदा खड़ा है उनमें से बीच में और बाकी के सब गार्ड्स मरे पड़े हुए होते हैं। ये देखने के बाद इजिन हैरान होता है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो सभी को नाइफ मार मार के सभी को ठिकाने लगा दिया होता है और उनके बीच में वो बंदा खड़ा रहता है। तभी एक बंदा कोई जिंदा रहता है तो वो उसके
हाथ पर अपना पैर रख देता है और पीछे मुड़ते हुए ईजिन के पास देखने लगता है। ये कोई नहीं, टैटू वाला नंबर रहता है जो 04 रहता है। 04 अपने ईजिन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके लीडर को इतनी देर में पकड़ पाओगे? 04 को देख के ईजिन हैरान होता है और कहता है कि 04। तभी 04 कहता है ईजिन से, ये मत सोचना कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ मशीनरी के ग्रुप हमें धमका कर यहाँ आ गए हैं धमका के। ये बातें सुनकर ईजिन अपना उसके तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता। तभी 04 को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ता है। तभी ईजिन अपना उसको थैंक्स कहता है शायद से। तभी 04 सामने की तरफ देख के कहता है ईजिन से कि ये जो लोग हैं वो किताबों की अलमारी के पीछे से निकलकर हमारे सामने आ गए। ये यहाँ पर खुफिया रास्ता है, लगता है बॉस इनका यही होगा। 04 की बातें सुनने के बाद ईजिन सीरियस होता है और फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है बड़ी सीरियस होके। तभी अंदर के साइड पे दिखाते हैं कुछ लोगों की परछाइयों को। तभी फिर हमें बॉस को दिखाते हैं और जैक को दिखाते हैं जो अपने लोगों के साथ कहीं पे जा रहा होता है, मतलब सेफ जगह पे ही जा रहा होगा। तभी वहां पर कुछ आवाजें आ रही होती है पीछे साइड से, तो उनके लोग पीछे देखने लगते हैं। तभी जैक बॉस से कहता है कि एनिमी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसी रफ्तार से वो आगे बढ़ेंगे तो वो अब तक पहुंच जाएंगे, तो आप प्लीज पहले कार ले लीजिए और आगे चलिए, मैं आता हूँ पीछे से। ये सुनने के बाद डुवॉन अपने 4 बॉडीगार्ड को लेके वहां से चले जाता है। बाकी के जो गार्ड्स थे वो जैक के साथ में रहते हैं। तभी जैक इशारा करता है और फिर जैक अपने लोगों को लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें दूसरे साइड पे दिखाते हैं जहाँ पर गोलियां चल रही होती है जिसका आवाज गूंज रहा होता है। ये जो गोलियों का आवाज आ रहा होता है वो अपना इंजन चला रहा होता है किसी लोगों के ऊपर। तभी उन बंदों को दिखाते हैं जो इंजन की गोलियों से बच रहे होते हैं और इंजन को आगे जाने से रोक रहे होते हैं। उनका ध्यान खाली इंजन पे था। इसी का मौके का फायदा उठा के अपना 04 उनके पास आता है एक बंदे के पास और उसके गले के पास अपना नाइफ रख देता है और फिर स्लैश पे स्लैश दे मारता है उसके ऊपर। इतने स्लैश खाने के बाद उसके हर एक शरीर से खून निकलना चालू हो जाता है। फिर 04 तेजी से अपना नाइफ सामने की ओर फेंक देता है जहाँ पर एक गार्ड होता है जो गोली चलाने ही वाला होता है, जो सीधा उसका नाइफ सीधा उसके छाती में जाके धंस जाता है और वो वही उसका खेल वही खत्म हो जाता है। तभी 04 और ईजिन को दिखाते हैं जो 04 स्टाइल में अपना नाइफ घुमा रहा होता है। उतने में ही उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है जिनके कारण वो बचते बचाते डॉज करते हुए सेफ जगह पे चले जाते हैं, कवर ले लेते हैं किसी का। जो लोग गोलियां चला रहे होते हैं वो 3 4 5 तो रहते ही है। वो लोग कंटिन्यूसली उनके ऊपर फायरिंग करते ही रहते हैं, तो अपने ईजिन और 04 कवर में ही रहते हैं और एक मेक को देखने लगते हैं। तभी ईजिन को थोड़ा मौका मिलता है तो ईजिन भी उनके ऊपर फायरिंग करता है और गोलियां चलाता है जिसके वजह से 2 बंदे को तो गोली लग जाती है और वो लोग भी उधर ही नॉक पड़ते हैं, मतलब मर जाते हैं। अपने साथी को मरता हुआ देख के वो बदले में वो लोग भी फायर करते हैं। तभी ईजिन अपना कवर में आ जाता है। तभी दूसरे साइड पे अपना 04 होता है। वो ईजिन से कहता है कि नंबर 1 एक पल के लिए मेरा साथ दो, मैं इस बीच में आगे बढ़ जाऊंगा और तुम सीधा बॉस की ओर बढ़ना। 04 की बातें सुनने के बाद ईजिन अपना 04 के तरफ थोड़ी नजर मारता है और फिर तुरंत उनके ऊपर एनिमे के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। उसमें से एक गोली एक बंदे को लग जाती है। ईजिन के वजह से अपने 04 को मौका मिल जाता है और 04 वहां से चले जाता है तेजी से। ईजिन अपना उनके ऊपर गोलियां चलाते रहता है तो उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो अपना ईजिन गोलियां बंद कर देता है और वहां से भागने लगता है। तो गोलियां बंद होने के बाद वो लोग फायरिंग करना चालू कर देते हैं इंजन के ऊपर। वो लोग अपने इंजन के ऊपर गोलियां चलाते हैं पर उनको ये खबर नहीं होती कि 04 वही घात लगाते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी आगे वाले बंदे के ऊपर स्लैश मारते हुए 04 कहता है कि तुम लोग किस विषय में चिंतित हो। वो लोग को समझ पाता उतने में 04 सभी के ऊपर स्लैश मारना चालू कर देता है। ऐसे ही नहीं, 04 को नाइफ किंग बोला जाता है। 04 सबको रूथलेस तरीके से मार देता है। तभी 04 और लोगों को आगे मारने के लिए जाता है और अपना नाइफ आगे बढ़ाता है। उतने में उसके ऊपर गोलियां चलती है तो 04 पीछे की तरफ झुकते हुए उन गोलियों को डॉज करता है और वहां से भागने लगता है और कवर में जाके छुप जाता है। जिसने 04 पे गोलियां चलाई होती है वो जैक रहता है। जैक की एंट्री हो चुकी है 04 के सामने। तभी 04 को दिखाते हैं जो अपना नाइफ निकालते हुए कवर में होता है और कहता है कि तो तुम यहाँ थे। तो इस पर ईजिन भागता है उन लोगों से और सामने की तरफ 2 गोलियां चलाता है क्योंकि सामने 2 बंदे रहते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाता है और
उनको मार के आगे बढ़ जाता है। तभी जैक को दिखाते हैं जो ईजिन के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करके यहाँ से चले नहीं जा सकते, और ईजिन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी ईजिन को दिखाते हैं उसकी गोलियां उनके पास आती है, पर ईजिन अपना सबको डॉज करते हुए भागने लगता है उससे बचने के लिए। जैकल का ध्यान अपना ईजिन पे था, तो बड़े ही तेजी से 04 वहाँ स्टेप लेता है और जैकल के बाजू में आ जाता है और उसका नाइफ उसके हाथ में होता है। तभी 04 एक स्लैश का अटैक मारता है, पर जैक तुरंत अपनी गन सामने कर लेता है और उसका अटैक सीधा उसके गन पे लगता है। तभी 04 को दिखाते हैं जो जैक के पास देख रहा होता है, और फिर जैक भी अपने 04 को देख रहा होता है, और फिर जैक अपना पीछे की तरफ हट जाता है और गोलियां चलाने लगता है उसके ऊपर, 04 के ऊपर। 04 भी क्लोज रेंज में रहता है, इसलिए उसके गोलियां डॉज कर लेता है और साइड में आ जाता है। जैक का गोली चलाने का कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि वो क्लोज रेंज में है, इसलिए उसके ऊपर गोलियां नहीं लगती। तभी अपना 04 अपना नाइफ निकालता है और जैकल पे एक स्लैश अटैक मारता है, पर जैकल उससे बच जाता है। जैकल 04 को देखने के बाद मन में कहता है कि ये कमीना ये मेरे बहुत करीब आ गया है, इसलिए मैं ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा हूँ। जैकल बचने के बाद उसके ऊपर गोलियां चलाता है, पर अपना 04 साइड में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, पर जैक बच जाता है। तभी जैक की गोलियां खत्म हो जाती है और जैक कहता है कि ऐसे लोग कहाँ से आए। जैक की गोलियां खत्म होने के बाद अपना 04 उसके सीधा गर्दन पे अपना स्लैश मारता है। तभी जैक साइड पे देख लेता है और अपना हाथ बीच में लेके आ जाता है, जिसके वजह से 04 का हाथ उसके हाथ से टकरा जाता है और उससे बच जाता है। तभी जैक भी अपना नाइफ निकालता है और 04 पे एक स्लैश मारता है, पर 04 नीचे झुकते हुए बच जाता है और पीछे हट जाता है। जैक और 04 आमने सामने होते हैं। तभी जैक हंसता है और अपना रामपुरी चाकू दिखाता है और कहता है कि अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम बैटल नाइफ को लेके बहुत कॉन्फिडेंस हो, तो चलिए तुम्हारे स्किल को देखता हूँ। ये सुनने के बाद अपना 04 अपना नाइफ लेके स्टैंड में खड़ा रहता है। नंबर 4 और जैक भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। नाइफ फाइटिंग चालू होने वाली है, तो शुरू करते हैं नाइफ फाइटिंग। तभी नंबर 4 को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से अपना स्लैश मार रहा होता है जैक पे। 04 की इतनी स्पीड देख के तो जैकल को भी परेशानी हो जाती है, और तो एक स्लैश सीधा उसके हाथ पे कट लगा देता है, जिसके वजह से उसके हाथ पर एक घाव बन जाता है। तभी 04 उसको देखता है और बड़े तेजी से उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है, और फिर आगे दिखाता है तो बहुत सारे स्लैश उसके ऊपर जड़ देता है। जैकल के बॉडी पर हर जगह पे कट लग जाता है। जैकल भी उसको ऐसा लड़ते हुए देखते हुए उसको बहुत परेशानी होती है, और वो परेशान होके भी कहता है कि ये क्या है। 04 वही नहीं रुकता और उसके ऊपर स्लैश पे स्लैश दे मारता है, स्लैश की बारिश कर देता है। 04 जहाँ पे स्लैश मारता है वहाँ पे कट लग जाता है और खून ही खून उड़ने लगता है। तभी जैक के कोट के अंदर दिखाते जो एक गन होती है। जैक गन को देखते हुए कहता है कि अरे यार, मुझे अपनी गन निकालनी होगी। उतने में 04 कहता है कि क्या तुम लड़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना कहने के बाद जैकल के हाथ के ऊपर ही कट लग जाता है और अपने 04 ने उसके हाथ पे कट मार दिया होता है, और फिर 04 उसके ऊपर बहुत स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से उसके हर बॉडी पे घाव लग जाता है, और फिर वो अपने घुटनों के बल ग्राउंड पर गिर जाता है। जैसे ही जैक ग्राउंड पर बैठ जाता है तो 04 उसके पास आता है और एक डैशिंग सा लुक, मतलब बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। तभी 04 जैक से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे स्किल को अपने स्किल से परख सकते हो। ये सुनने के बाद जैक दांत पीसता है और कहता है कि रुको रुको, तुम कोई रेगुलर सोल्जर नहीं लगते है ना, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा लक्ष्य मैं नहीं बल्कि बॉस है। ये सुनने के बाद अपना 04 उसके तरफ देखता है और कहता है कि मेरा टारगेट तो तुम ही हो। ये सुनने के बाद जैक हैरान होता है और उसके तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या। ये सुनकर 04 अपना मास्क नीचे हटा लेता है, और फिर ये देखने के बाद जैकल तो हैरान हो जाता है और उसको फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर वो नंबरों से मिला था। वहाँ पर अपना नारुतो के गैंग के नंबर होते हैं, जहाँ पर 04 भी रहता है, और उसको देखते हुए कहता है कि तुम। तभी 04 स्माइल करता है और कहता है उससे, तुमने उस दिन हमें धमकी दी थी, तो तुम्हें इसके लिए तो तैयार होना ही चाहिए था। तभी जैक उससे कहता है कि तुम मुझे मार डालोगे तो मैं मशीनरी उसकी बात कंप्लीट भी नहीं करने देता 04। तभी उसका नाइफ का हैंडल उसके सर पे दे मारता है। तभी 04 अपना नाइफ को घुमा रहा होता है और कहता है कि ये कमीना वो मुझे एक बेवकूफ की तरह धमका रहा था। फिर जैक नीचे गिरने लगता है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर लेट जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है वो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक वैन को दिखाते हैं जो पार्किंग लॉट में होती है B2 के पास। पार्किंग के साइड में और भी गार्ड्स खड़े रहते हैं जो बंदूक लिए होते हैं, और वो लोग यहाँ वहाँ ध्यान दे रहे होते हैं। तभी हमें डुओन को दिखाते हैं जो कार में बैठ रहा होता है और उसका सर्वेंट उसको कार में बिठा रहा होता है दरवाजा खोल के।
अभी ईजिन वहाँ पर भागते भागते पार्किंग लॉट में आता है और सामने की तरफ गन पॉइंट करता है। उसको आता हुआ देख के उधर के गार्ड उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। उनकी गोलियां आ रही होती है, इसलिए ईजिन अपना साइड में कवर में छुप जाता है और कवर से उनसे देखने लगता है। तभी डुअन को दिखाते हैं जो कार में बैठा हुआ होता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से चलो। तभी ड्राइवर गाड़ी को चलाने लगता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और पीछे उसके आदमी लोग गोलियां चला रहे होते हैं इंजन पे। तभी डुअन गुस्सा होता है और कहता है कि अरे यार, ये लोग कौन है? उनके मेरे पीछे आने के बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। तभी डुअन की कार एक मोड़ से मुड़ जाती है और अपना ये इंजन देख लेता है। उसकी कार वहां से चली गई होती है, वो भाग लेता है वहां से। पर इंजन के ऊपर वो लोग कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे होते हैं और गोलियां चला रहे होते हैं उनके ऊपर। तभी दुश्मन के पीछे भी गोलियां चलने लगती है। गोलियों की आवाज अपने इंजन को आती है और इंजन भी समझ जाता है कि पीछे से कोई आया है, उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। तभी पीछे के साइड में दिखाते हैं जिनके ऊपर गोलियां चल रही होती है और कोई गोलियां चला रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि ये 07 होता है जो पीछे से आके उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। वो भी 07 अपने एक आंखों से उनको ऊपर गोलियां चलाता है। मतलब सोचो उसकी स्किल कितनी, मतलब बहुत अच्छी है, तगड़ी है। 07 जो गोलियां चलाता है उनके गोलियां उन दुश्मनों को लग जाती है और वो वही गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तभी जिन इसका मौके का फायदा उठा के वो भी अपने कवर में से बाहर आता है और गोलियां चलाने लगता है उन लोगों के ऊपर। और तभी जिन जो गोलियां चलाता है तो एक एक करके सब वहां पे मर जाते हैं और फिर अपना 07 और 01 आमने सामने आ जाते हैं क्योंकि उधर सब गार्ड मर चुके होते हैं। तभी जिनको दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ने लगता है गुस्से में। तभी 07 पीछे से कहता है कि इसके बारे में ज्यादा बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। 04 ने जैक को पकड़ लिया है तो हमें उससे आवश्यक के जानकारी मिल सकती है। ये कहने के बाद सिम शूट होता है। कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद हमें दिखाते हैं एक विला को, जहाँ के विला के बाहर गार्ड्स मरे पड़े होते हैं। विला के अंदर वाला भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत से गार्ड्स गिरे पड़े होते हैं, मतलब मर चुके होते हैं। उधर टेबल विबल पे भी खून पड़ा हुआ होता है, बहुत सी मारा मारी फाइटिंग हुई होती है। ये अपने को दिखाया नहीं जाता। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो रस्सी से लपटा हुआ होता है और उनके सामने अपना इजिन उनके सामने बैठा हुआ होता है और उनके पैर की रस्सियां खोल रहा होता है। तभी इजिन के पीछे M4 16 होती है जो पबजी में खेलने में मजा आता है। मतलब यार पबजी में खेलते हैं ना यार, बहुत मजा आता है M4 लेने के बाद। अभी इजिन रसिया खोल रहा होता है तो अपना प्रोफेसर कहता है कि क्या इजिन तुम हो? अभी प्रोफेसर ऊपर की तरफ इजिन के पास देखता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? प्रोफेसर की हालत बहुत खराब हो चुकी है देखने पे। ये सुनने के बाद इजिन अपना कहता है कि मैं आपको यहाँ पे बचाने आया हूँ। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें परेशानी देने के लिए मुझे माफ करना। तभी इजिन उनके पैर के रस्सियाँ खोल देता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी प्रोफेसर कहता है इजिन से कि मेरा एक रिक्वेस्ट है। ये सुनकर इजिन अपना उनके पास देखने लगता है, प्रोफेसर के पास। तभी प्रोफेसर कहता है प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास दफना देना। तभी इजिन अपने प्रोफेसर के पास कुछ पल देखता है और कहता है कि मैं समझ गया। ये सुनकर प्रोफेसर थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू, और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सच में जब तुम सारा और माइकल से मिलते हो, कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें बताओ। तभी प्रोफेसर उससे कहता है कुछ तो, पर हमें बताया नहीं जाता है कि क्या कहना चाहता है वो। तभी वहाँ पे 07 भी आ जाता है। तभी प्रोफेसर के पास दिखाते हैं जो कुछ नहीं कहते और उनकी गर्दन नीचे ही रहती है, मतलब वो अब नहीं रहे। ये देखने के बाद 07 अपनी गर्दन एक साइड में, मतलब दूसरी साइड में कर देता है। इजिन अपना प्रोफेसर के पास ही देखते रहता है। इसी सैड मोमेंट के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। ये एपिसोड का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हुए मुझे भी बहुत बुरा लगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने प्रोफेसर को बहुत सा टॉर्चर किया हुआ होता है, पर इजिन उनको बचाने आता है। पर इतना टॉर्चर होने के बाद प्रोफेसर की बॉडी जवाब दे देती है और वो उधर ही मर जाते हैं। प्रोफेसर को मरता हुआ देख के इजिन अपना उनके पास ही देखता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हमें जुरुटू का अड्डा दिखाते हैं जो पहाड़ के बीच में होता है। फिर हमें एक बंदे का हाथ दिखाते हैं जो अपनी गन ले रहा होता है और फिर वहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो नंबर होते हैं। उनमें से एक जन कहता है कि क्या ये लोग अतीत में कोई है? ये सुनकर उधर टैटू वाला बंदा होता है जो कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही कुछ लगता है। ये सुनने के बाद वो मोटा नंबर कहता है कि कोड निकालते हुए, क्योंकि 01 उन्हें बचा नहीं सका, वो सचमुच बहुत परेशान होगा। ये सुनने के बाद 04 चिल्लाते हुए उस पे कहता है कि रेडिकुलस, ऐसा नहीं है कि उसने उन्हें बचा नहीं सका, उसने बचाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर वो मोटा नंबर कहता है कि तो यही तो बात है। तभी गोल्डन वाले बाल वाला बंदा टैटू वाले बंदे से कहता है कि क्या 01 तुम्हें ठीक लग रहा था? ये सुनने के बाद 04 पहले तो उसके पास नजर घुमाता है और फिर दूसरे साइड नजर करता है और कहता है कि ठीक से आपका
मतलब है। ये कहते ही 04 अपने सोच में जाता है जहाँ पर ईजिन प्रोफेसर के सामने बैठा हुआ होता है। फिर हमें मिचेल और सारा की ग्रेव को दिखाते हैं। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो उनकी ग्रेव के सामने खड़ा रहता है और उसके पीछे साइड अपना टैटू वाला बंदा रहता है जो प्रोफेसर के लिए दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और गुस्से में होता है। फिर अपने को ईजिन को दिखाते हैं जो बड़ा ही सैड लग रहा होता है और उनके कब्रों को ही देख रहा होता है, मतलब ग्रेव्स को जिधर उनको दफनाया है। तभी टैटू वाला बंदा प्रेजेंट में आता है और आगे कहता है कि उस समय 02 का चेहरा देखकर मैंने पहले उसे ऐसा कभी देखा नहीं। वो वीक था लेकिन वो और भी वीक हो गया है। ये सुनकर वहाँ पे कोई रहता है जो टेबल पे अपनी मैगजीन रख देता है। तभी उसको दिखाते हैं ये अपना 02 रहता है जो परेशान हुआ होता है ईजिन के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 2-3 कार को दिखाते हैं जो चल रही होती है और उसके अंदर यूना की बहन और SW की डायरेक्टर बैठी हुई होती है और वो अपने टैब पर कुछ कर रही होती है। उतना में वो नजर साइड में घुमाती है और वहाँ पे देखने लगती है। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो अपना काम पे वापस आ चुका होता है और सैड तो लग रहा होता है भाई। अभी आगे बैठा हुआ बॉडीगार्ड का लीडर कहता है कि मैडम अपन लोकेशन पे पहुंच गए। ये लोग जहाँ पहुंचे हुए होते हैं वो एक होटल होता है, इंग्लिश में बोले तो रेस्टोरेंट। फिर हमें टेबल को दिखाते हैं जहाँ पर पुडिंग और ब्रेड बिट्स पड़े हुए होते हैं। तभी डायरेक्टर को दिखाते हैं जो कहती है कि मैंने कहा खाओ तो बस खाओ। तभी हमें सामने की तरफ दिखाते हैं जो ईजिन उस टेबल पे बैठा हुआ होता है और उसके सामने पुडिंग होती है। ईजिन डायरेक्टर को देखता है और उसके भी मन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी डायरेक्टर को दिखाते हैं जो दूसरी तरफ नजर देती है और कहती है कि यदि हम पहले से ही लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और दूसरा व्यक्ति जो मिलने आ रहा था उसने मीटिंग कैंसिल कर दी तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद अपना ईजिन डायरेक्टर से कहता है कि तो फिर आप खुद ही खा सकते हैं इसे डायरेक्टर। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है जो बड़ा ही खुश लग रहा होता है, लगता है आज इसे टिप मिल के ही रहेगी। तभी डायरेक्टर ईजिन से कहती है कि मैंने ही पहले ही खाना ऑर्डर कर लिया है तो तुम इसे चाहते हो कि मैं इसे फेंक दूं। ये सुनने के बाद ईजिन को कुछ समझता नहीं। तभी डायरेक्टर आगे कहती है कि हाँ क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, पर अपना ईजिन कुछ कहता नहीं और खा लेता है शायद से। फिर लोकेशन शिफ्ट होता है, हमें और दूसरी जगह पे दिखाते हैं जहाँ पर एक कांच की बिल्डिंग रहती है जहाँ पे वो कॉफी और ड्रिंक ड्रिंक्स मिलती है। वहाँ पे जहाँ पे ईजिन के टेबल पे अपना लेमन सोडा होता है जहाँ पर ईजिन उसको देख रहा होता है, मतलब उसकी परछाई दिख रही होती है उसको। तभी डायरेक्टर और ईजिन को दिखाते हैं, ईजिन तो आग फाड़ फाड़ के उस ड्रिंक को देख रहा होता है। तभी डायरेक्टर कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकेंगे और तो मेरी मीटिंग खाली हो गई थी इसलिए मैं यहाँ आकर कुछ समय के लिए आराम करना चाहती थी। मैं ना दिखावा करना चाहती थी ना और यहाँ पे अकेले बैठना चाहती थी। और कॉफी पीते हुए आगे कहती है कि खैर आज अजीब बात है और तो हर कोई अपनी मीटिंग कैंसिल कर दे रहा है, लगता है उनमें कोई मैनर्स भी नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये कहने के बाद अपना ईजिन उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। फिर लोकेशन शिफ्ट होता है, हमें थिएटर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग पिक्चर देखने आए हुए होते हैं और पॉपकॉर्न विपकॉर्न ले रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर और ईजिन को दिखाते हैं, ईजिन तो अपना बड़े ही शॉक में होता है। ईजिन भी लाइक अरे साला ये क्या हो रहा है। डायरेक्टर भी थोड़ी नर्वस होती है, वो पॉपकॉर्न और अपना कोल्ड ड्रिंक लिया होता है उसने। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो आसपास देखने लगता है। तभी डायरेक्टर कहती है ईजिन से कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, एक ऐसी फिल्म है जो मैं सचमुच देखना चाहती थी और तो मैं जिसके साथ देखना चाहती थी उसको कुछ समस्या आ गई इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, वो नहीं आने वाला और मुझे अकेला फिल्म देखना पसंद नहीं है तो इसे माइंड में रखो। तभी जिन उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ। उतने में डायरेक्टर उसको पॉपकॉर्न उसके ओर बढ़ा देती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। इजिन उस पॉपकॉर्न के पास देखता है और उसके भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो लोग ऐसे ही करते हैं, जहाँ पर शाम हो चुकी हुई होती है मुझे तो ऐसा लग रहा था कुछ पल के लिए कि इजिन डेट पे चला गया है। तभी उनके कार को दिखाते हैं जो कहीं पे जा रही होती है, उसके अंदर अपना इजिन और डायरेक्टर बैठे हुए होते हैं और डायरेक्टर इजिन से कहती है कि इजिन अब तुम उतर सकते हो। इजिन ये सुनकर ये देखकर कहता है कि ये मेरा घर है। तभी डायरेक्टर कहती है कि मुझे पता है कि हम रास्ते में रुके थे, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस आज के लिए साइन ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब उसकी ड्यूटी यहाँ पे खत्म कर सकते हो। ये सुनने के बाद अपना इजिन कहता है कि क्या। तभी बॉडीगार्ड का लीडर इजिन के पास अपना सर घुमाता है और उसके पास देखने लगता है। उसको ऐसा देखने के बाद लगता है इजिन कुछ समझ जाता है। तभी डायरेक्टर कहती है इजिन से तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाना है इसलिए जल्दी करो और बाहर निकलो। ये सुनकर तो इजिन हैरान होता है कि ओ
फिर कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद इजिन को दिखाते हैं जो गाड़ी से उतर चुका होता है और गाड़ी आगे निकल चुकी होती है। अपना इजिन उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखने लगता है। तभी डायरेक्टर को दिखाते हैं जो राहत की सांस लेती है और सोचती है कि लेफ्टिनेंट ने उससे क्या कहा था। लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो कहता है कि क्या तुम कुछ दिनों तक इजिन की देखभाल कर सकती हो। मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन हाल ही में वो किसी कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा था। ये बात सोचकर डायरेक्टर प्रेजेंट में आती है और मन में कहती है कि उसको देखने के बाद वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसका मूड कुछ गड़बड़ है, मतलब खराब है। तभी डायरेक्टर बाहर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि भले ही मैं उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहूँ, मैं जानती हूँ कि यदि वह कोई विशेष अवसर नहीं है तो वो ये सोचेगा कि कुछ ठीक नहीं है। ये सोचने के बाद अपने को इजिन को दिखाते हैं जो उधर से जा रहा होता है अपने घर के तरफ। तभी वो अचानक से सामने देखता है तो देखता है कि सामने अपने ग्रैंडपा होते हैं जो उसके तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम वापस आ गए। ये सुनने के बाद इजिन उनके तरफ जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा आगे कहते हैं इजिन से, मैं एक्सरसाइज करके वापस जा रहा था और मैंने तुम्हें कार से बाहर निकलते हुए देखा। लगता है आज तुमने काम जल्दी ही खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद इजिन कहता है ग्रैंडपा से, हाँ उन्होंने ये कहा है कि अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ। ये सुनकर ग्रैंडपा एजिन को स्माइल देते और कहते हैं कि सच में अगर तुम थके नहीं होंगे तो क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चल सकते हो। ये सुनने के बाद इजिन ग्रैंडपा की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। तभी ग्रैंडपा और इजिन चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा इजिन से कहते हैं कि तो काम कैसा है, क्या एक ही समय में काम करना और पढ़ाई करना ये कठिन नहीं है। ये सुनकर इजिन कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। तभी ग्रैंडपा इजिन की तरफ देखते हैं और इजिन से कहते हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है बुरा। ये सुनने के बाद इजिन अपना रुक जाता है और अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या बुरा। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, अचानक से तुम थके हुए दिख रहे हो। ये सुनकर इजिन उनके पास देखता है और कहता है कि क्या मैं थका हुआ दिख रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं और फिर ग्रैंडपा थोड़ी देर पहले जो घर से निकल रहे होते हैं तभी तभी का सीन दिखाते हैं। जब ग्रैंडपा शूज बांध रहे होते हैं तभी डायोन उनके बाजू में खड़ी होती है। डायोन कहती है कि आप क्या कर रहे हो ग्रैंडपा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं टहलने जा रहा हूँ और मैं थोड़ा व्यायाम करूंगा, मतलब एक्सरसाइज करूंगा। ये सुनने के बाद डायोन हैरान होकर उनसे पूछती है कि आप बस टहलने जा रहे हो और फिर आप अपने स्नीकर्स पहन रहे हो। ये सुनकर दादाजी कहता है कि यदि मेरा जैसा कोई बूढ़ा आदमी चप्पल पहनकर लंबे समय तक घूमता है तो मेरे घुटने और थकने लगते हैं, तो मुझे अपने जूते के लेस अच्छे तरह से बांधने होंगे। ग्रैंडपा ऐसा क्यों कह रहे तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ग्रैंडपा ये कह रहे कि फैमिली में जो भी सैड है या मतलब उसका सिचुएशन खराब हो रहा है तो अपना ग्रैंडपा उस मोटिवेशन या समझाने की कोशिश करेगा। फिर सीन प्रेजेंट का आता है। इजिन अपना नजर चुरा लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। उसको दादाजी की पहली बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि मैं व्यायाम करके वापस आ रहा था, मैंने तुम्हें कार से बाहर निकलते हुए देखा। अपना इजिन ये सोच रहा होता है तो ग्रैंडपा की तरफ देखता है तो ग्रैंडपा का चेहरा देखते हैं जो परेशान भरे नजरों से इजिन की तरफ देख रहा होता है। इजिन ग्रैंडपा को अपने लिए परेशान होते हुए देखते हुए इजिन स्माइल करता है और उनसे कहता है कि थैंक यू ग्रैंडपा इतनी मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं ठीक हूँ, प्लीज मेरे लिए इतनी चिंता न करें। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा अपने कहते हैं कि सचमुच तो मुझे खुशी है। तभी ग्रैंडपा स्माइल करते हुए इजन से कहते हैं कि जब भी तुम किसी चीज से गुजर रहे हो तो मुझे बता देना, तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम एक परिवार है। यह सुनकर इजिन ग्रैंडपा से कहता है कि हाँ ग्रैंडपा। तो इनकी बात ऐसी चलती रहती है, शाम से रात हो जाती है। तभी इजिन का घर को दिखाते हैं जो घर के सामने ग्रैंडपा और इजिन खड़े रहते हैं। तभी इजिन ग्रैंडपा से कहता है प्लीज आप पहले अंदर चले जाइए, मैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा इजिन को देखते हैं और कहते हैं कि तो ठीक है और फिर लेट मत होना। ये कहने के बाद ग्रैंडपा घर में चले जाते हैं। इजिन उनको घर में जाता हुआ देखने लगता है। तभी इजिन बाजू की तरफ नजर मोड़ता है। इजिन अपना पीछे के साइड देखता है तो पीछे कोई नहीं होता, पर इजिन उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है तो दिखाते हैं कि गली के साइड में एक परछाई को। इजिन उस बंदे से कहता है कि क्या गलत है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं ये अपना 02 ही रहता है। तभी वो 02 इजिन से कहता है कि तुम अब सॉफ्ट हो गए हो। ये सुनकर इजिन कहता है कि क्या कहा। तभी 02 कहता है कि कितना पैथेटिक है, भले ही तुम इस तरह से अपना जीवन जी रहे हो फिर भी तुम अपने ट्रेनिंग को ना छोड़ो। ये कहने के बाद 02 उधर से चला जाता है, मतलब 02 को भी अपने इजिन की फिक्र होती है। इजिन उसको जाता हुआ देख के उसके पास जाता हुआ देखने लगता है और मन में सोचता है कि ये क्या था। ये कैनडा से विला को दिखाते हैं जिसके
इंट्रेंस पे बहुत से गार्ड खड़े रहते हैं और तो अंदर की तरफ जो विला के अंदर के साइड में है उधर भी गार्ड्स खड़े रहते हैं जो हंटर डॉग को लेके खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पे हमें डुओन को दिखाते हैं जो बैठा हुआ होता है और सामने वाले बंदे से कहता है तुम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि हम पर हमला किसने किया। ये सुनने के बाद वो बंदा परेशान होता है और अपने बॉस से कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर उस समय के सभी सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज सभी गायब हो गए हैं और तो हम सभी लोगों से माध्यम से जांच कर रहे हैं इसमें, लेकिन काफी समय लगेगा। इतना ये कह पाता तभी उधर से गोली चलती और उसके सीधा हेड पे ही लगती है, सीधा हेडशॉट। जो भी विलन लोग के साथ रहता है उनके साथ ऐसा ही होता है, जिनका काम नहीं हो पाता तो अपनी बंदे को मार देते हैं। गोली चलाने वाला डुओंग रहता है जो उसको सीधा गोली मार देता है। तभी उसी कमरे में एक सोल्जर खड़ा रहता है, वो कहता है ये लोग संपूर्ण और सटीक थे, हम कई मांगों की जाँच कर रहे हैं लेकिन प्रमुख देशों के और से कई गतिविधियों का संकेत नहीं है। ये फर्स्ट है कि वो लोग हाई स्किल वाले बंदे थे। यदि वो लोग प्रमुख देशों के एजेंट नहीं है तो आवश्यक हमारी तरह फ्रीलेंसर होंगे। इस लेवल एजुकेशन एबिलिटी वाले लोग बहुत कम है, इसलिए हम उन्हें जल्दी ही खोज लेंगे। यह सुनने के बाद डुओंग कहता है कि पता लगाओ कि मुझे निशाना बनाने वाले कौन है और उन्हें खींच के सामने लेके आओ। ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि ठीक है सर। तभी डुओन गुस्सा होता है और कहता है कि बेहतर होगा कि तुम इसे इस बार ठीक से संभाल लो, मैं जो मशीनरी यूनियन को फंड देता हूँ वो बंद कर दूंगा। अभी वो सोल्जर कहता है कि डोंट वरी सर, यूनियन ने मुझे इस विशेष रूप से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यहाँ भेजा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 02 का बेस दिखाते हैं जो पहाड़ों में होता है। तभी वहाँ पर 02 को और बाकी नंबर को दिखाते हैं। तभी 02 कहता है कि जिस आदमी को तुमने बंदी बनाया था वो जैक, वो क्या भाग गया। ये सुनकर तीनों नंबर 02 के पास देखने लगते हैं। तभी काले वाला बाल वाला बंदा कहता है कि हाँ, स्पष्ट रूप से कहे तो वो बच गया और वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गुजरती कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर वो मोटा बंदा राहत लेता है और कहता है कि इसके कारण हमें ये बेस छोड़कर दूसरे बेस में जाना पड़ रहा है क्योंकि जैक की दुर्घटना पास ही में हुई थी, इसलिए यदि उसकी अलायंस इस क्षेत्र में जांच करती है तो उन्हें ये लोकेशन मिल सकता है। ये सभी बातें सुनने के बाद 02 पहले तो खामोश रहता है और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है जैकल पे निगरानी करने वाला कौन था। ये सुनकर उसमें से एक नंबर कहता है कि 04 था। ये सुनने के बाद अपना 02 कहता है कि तो वो अब कहाँ है 04। ये सुनने के बाद काले बाल वाला नंबर कहता है कि नो आइडिया। जैक की मृत्यु पुष्टि करने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया और उसके बाद मैं उस तक पहुँच नहीं पाया। उसने एक ऐसा फोन लिया है जिसका पता भी नहीं लगा जा सकता। ये सुनने के बाद वो मोटा वाला नंबर कहता है कि क्या वो भाग गया। ये सुनकर तीनों भी खामोश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना गलियों का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना टैटू वाला 04 नंबर किसी का वेट कर रहा होता है और वो साइड में देखता है तो अपना साइड में इजिन होता है। इजिन पे उसको देख के हैरान होता है। तभी इजिन नंबर 4 से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद अपना 04 कहता है इजिन से कि यहाँ पे ही रुक जाओ और फिर कुछ आगे कह नहीं जाता है। तभी उसके पेट में से डराव करके आवाज आती है, उसको भूख लगी होती है। 04 के पेट में से आवाज आते हुए इजिन ने भी सुन लिया होता है और वो उसको देख के खामोश रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कन्वीनियंस स्टोर को दिखाते हैं जहाँ पर अपना 04 राइस बॉल तेजी से खा रहा होता है। इजिन को जो खाना पसंद है वही 04 को खिला रहा होता है। उसको खाता हुआ देख के इजिन हैरान होता है और फिर कहता है कि क्या जैक मर गया। ये सुनकर नंबर 4 कहता है कि हाँ, मैं झपकी से जागा और बंद कमरा खुला पाया, इसलिए मैंने उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। तो मैं बाहर जाने के बाद यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, तभी एक गर्दी दिखी और मैं उस गर्दी में चला गया आगे देखने के लिए। तो आगे देखने के बाद मैं हैरान हुआ, सामने देखने के बाद मैं हैरान हुआ, जैक को एक कार ने ठोक दिया था, मतलब एक ट्रक ही है, ट्रक ने ठोक दिया था। यह मेरा पहली बार है जो मैंने टारगेट को संभाल नहीं पा रहा हूँ और इसके बजाय किसी और को घसीट रहा हूँ, लेकिन कौन जानता था कि वो भाग जाएगा और एक कार उसे टक्कर मार देगी। अगर उसने मुझ पर हमला किया होता तो कम से कम मुझे सेटिस्फाई होता। 04 की ये बात सुनकर इजिन कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है। फिर इजिन उससे कहता है कि तो फिर तुम यहाँ क्यों आए। तभी 04 दांत पीसते हुए मन में कहता है कि यह आदमी फिर से वही बकवास कर रहा है। तभी 04 इजिन से कहता है कि अरे यार, मैं आपकी मदद करने की कोशिश में इस मुसीबत में फंस गया। ये सुनकर अपना इजिन उसके पास देखता है और कहता है कि 04 आपने कहा था कि तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से जैक को पता लगाने के लिए
आए थे, है ना। ये सुनने के बाद अपना 04 बड़ा ही अजीब सा मुंह करता है और हैरान होता है। फिर 04 वो खाने का रैप निकालता है और उससे कहता है कि ये सच है, लेकिन यदि जैक पूछताछ के लायक नहीं था तो आपको उसे पकड़ने बजाय उसको मौके पर ही मार देना चाहिए था। तुम गैर जरूरी रूप से चीजों को कठिन बना रहे हो, है ना। ये सुनकर अपना एजेंट कहता है कि ओ ऐसा है क्या। फिर 04 कहता है कि वैसे भी मैं शुरू से तुम्हें ढूंढने यहाँ नहीं आया था। मैं पहले 06 और 05 को ढूंढने गया था, लेकिन वो अपने जगह पे नहीं थे। वो अपने बेस पर नहीं थे, शायद वो काम पर गए हुए होंगे। ये सुनकर अपना एजेंट उसके पास देखने लगता है पर कुछ कहता नहीं और उसके पास ही देखने लगता है। 04 की बातों से लॉजिक ही नहीं बनता, इसलिए एजेंट के सर पे से चिड़िया उसके सर पे चली जाती है। 04 को समझ में आता है कि एजेंट को कुछ समझा नहीं है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं इसी के लिए आया था। तभी एजेंट कहता है कि खाते हुए ओ अच्छा। तभी 04 आगे कहता है कि वैसे क्या तुम अभी भी नाइफ फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहे हो। इस तरह की प्लेस पर आपको सच में रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस और प्रॉपर शूटिंग प्रैक्टिस नहीं मिल रही होगी। ये सुनने के बाद इजिन अपना खाते हुए उसके तरफ देखता है और पलके झपकाता है। ये देखने के बाद 04 कहता है कि तुम बस मेरी तरफ देख के क्यों पलके झपका रहे हो, तुम्हें कम से कम नाइफ फाइटिंग का लगातार ट्रेनिंग करना चाहिए। नाइफ फाइटिंग की ट्रेनिंग लोकेशन पर ज्यादा निर्भर नहीं करता। ये सुनने के बाद अपना एजेंट सीरियस होता है और उसके पास देखने लगता है। ये देखने के बाद 04 हैरान होता है और अपने इंजन के पास देखने लगता है। फिर इंजन को दिखाते हैं जो कप को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कुछ समय से रामायण अधिक पक गया है। ये सुनने के बाद अपना 04 उस कप के पास देखने लगता है और अपना इंजन भी उस कप के पास देखने लगता है। अजीब सा दोनों भी मुंह बना देते हैं। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो अपना रैप खोल देता है और रामेन बहुत स्वादिष्ट लग रहा होता है। ये देखकर अपना 04 भी उसके ऊपर का रैप निकाल देता है और 04 और ईजिन ओ कप को देखने लगते हैं और कुछ नहीं कहते और शांत बैठते हैं और खाते हैं शायद से। फिर सीन कुछ घंटों के बाद का दिखाते हैं जहाँ पर 02 का बेस होता है। वहाँ पर अपना 04 आया हुआ होता है। वो अपने मन में कहता है कि जब एक बार हम वापस जाएंगे तो वो पागलों की तरह चिढ़ जाएगा। ये कहने के बाद वो अपने डोर के सामने जाता है तो सामने की तरफ देखने के बाद वो हैरान होता है तो सामने की तरफ अपने डोर के पासवर्ड के इधर कुछ निशान बना हुआ होता है। तभी ये सिंबल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर 02 बताता है कि ये अपने ध्यान में रख लो मेमोरी में। जब ये निशान देखा जाएगा तो इसका ये अर्थ है कि हमें ये बेस छोड़ना होगा। ये जब बता रहा होता है अपना 04 वहीं पे होता है जो ये बातें सुनकर अपना मतलब थोड़ा भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। अपना 04 पीछे की तरफ नजर मारता है तो देखता है कि 3 लोग होते हैं जो गन लेके उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनमें से जो आगे वाला बंदा रहता है वो कहता है कि यदि तुम मरना नहीं चाहते तो शांति से खड़े रहो और अच्छा व्यवहार करो। ये सुनकर अपना 04 हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि समझ गया मालिक। तभी जो पहला वाला बंदा रहता है वो मांस वाले बंदे से कहता है कि अभी के लिए उसे बांध दो। ये देखने के बाद 04 को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना स्टाइल में ही खड़ा रहता है और फिर उसके हाथ में एक रिंग को दिखाते हैं। एडिट करने वाले जल्दी उसके हाथ पे जूम करो और उसकी रिंग दिखाओ। तभी वो मांस वाला बंदा अपने 04 के पास आता है और कहता है कि अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ। ये कहने के बाद अपने 04 के हाथों में दिखाते हैं जो आगे की तरफ रिंग लगती है पर पीछे से अपना छोटा सा नाइफ होता है। वो नाइफ बहुत चमक रहा होता है और वो बंदा सामने की तरफ उसके पास आने लगता है। ये मौका पाकर अपना 04 एक स्लैश मारता है जिसके गर्दन पे ही लग जाता है स्लैश। ये देख के सामने वाले 2 बंदे हैरान होते हैं और सामने की तरफ गन पॉइंट करते हैं। तभी 04 को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से नीचे हुए झुकते हुए उनको गोलियां डॉच करता है और उनके तरफ आता है और फिर एक बंदे के पैर पर स्लैश मारता है जिसके वजह से उसके पैर से खून निकलता है। दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो क्लोज रेंज में गोलियां चला ही नहीं पाता। तभी 04 जो पहले वाला बंदे के गन के हाथ को पकड़ लेता है और उसके सामने की तरफ आ जाता है और फिर उसके बाद क्या उसके दे हाथों पे स्लैश मारता है। इतने कट मारता है कि इतना खून निकल जाता है और फिर उसके बाद वो भी परेशान होता है। तभी अपना 04 उसके गर्दन पे भी एक स्लैश मारता है जिसके वजह से उसके गर्दन पे भी घाव हो जाता है और उसके गर्दन से भी खून निकलता है। तभी अपना 04 पीछे की तरफ आता है और फिर दूसरे वाले बंदे से जा भिड़ता है। उसके ऊपर भी इतना स्लैश मारता है जो स्लैश की बारिश कर देता है और वो भी वहां पे ही मर जाता है। उन दोनों बंदे को दिखाते हैं जो खून से लथपथ होके ग्राउंड पर गिरे हुए होते हैं। तभी 04 को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है। भागते भागते कहता है कि भागो रे भैया भागो। ये कहने के बाद ये एपिसोड अपने बेस में चला जाता है तो देखता है कि उधर डोर के पास उसने
उन्होंने एक संकेत दिया हुआ होता है, मतलब लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे बेस अपन खाली कर देंगे, कुछ खतरा होगा तो। ये देखकर उसके पीछे से तभी 3 बंदे आ जाते हैं और उसको अपना हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। तो ये देख के 04 अपना हाथ ऊपर करता है, तभी दूसरा बंदा उसके पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है, तभी 04 के हाथ में दिखाते जो नाइफ होता है और फिर 04 उसके पास एक अटैक मारता है, एक स्लैश मार देता है। देखते-देखते वो सभी लोगों को अपने नाइफ से सबके ऊपर स्लैश मार देता है और फिर सबको मार डालने के बाद वहाँ से भाग जाता है तुरंत। तो अब आगे स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर 04 ने लड़ाई की होती है अपने 02 के बेस के उधर दिखाते हैं जो और भी बंदे मशीनरी लोग आए हुए होते हैं अपने बंदों के लाश देखने के बाद। तभी वहाँ पर एक बंदे को दिखाते हैं जो बैठने के बाद उधर के घाव देख रहा होता है और वो बैठकर कहता है कि इन सभी लोगों को नाइफ से मार दिया गया है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो पिछले एपिसोड में दिखा था। ये आगे कहता है ऑप्शन क्लब में जो मरे हुए एजेंट हमारे थे उनके बॉडी के ऊपर ऐसा ही मार्क था जो नाइफ से बना हुआ था। हालांकि सभी एजेंट बंदूकों से लेस थे। इसके लिए न केवल नाइफ फाइटिंग के प्रति प्रेम की आवश्यकता है बल्कि जबरदस्त स्किल और लगभग जुनूनी ऊर्जा की भी आवश्यकता है। इसके अलावा उस समय एजेंट के शरीर के ऊपर छोड़ी गई विशिष्ट टेक्निक और इनके बॉडी के ऊपर जो टेक्निक है वो सेम है, ये वही निशान से मेल खाती है। तभी वो बंदा गुस्से में कहता है आगे तो ये वही आदमी होगा। तभी वो बंदा खड़े होने लगता है और अपने बंदों से कहता है कि तो टारगेट का करंट लोकेशन क्या है। ये सुनने के बाद वहाँ पे जो एक बंदा रहता है वो कहता है कि वो जोन के ए के तरफ भाग रहा है, डेल्टा टीम उसका पीछा कर रही है और उसे चार्लिस की पोजीशन पे ले जा रहे हैं। ये सुनने के बाद उनका लीडर कहता है कि ये मेक श्योर करे कि वो भाग ना सके और तो उसे किल मत करना, उसे जिंदा पकड़ो और उन लोगों के लिए एक उदाहरण बना दो जो हमारे अलायंस के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। ये सुनने के बाद उनके जो बंदे रहते हैं वो जोश में आके कहते हैं कि यस सर। तभी उनका लीडर स्माइल करता है और कहता है कि वो पागल हो गया है, वो न केवल अलायंस के साथ बल्कि नाइफ का इस्तेमाल करने पर भी जोर दे रहा है। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 04 को दिखाते हैं जो जंगल की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा होता है। 04 आगे की ओर भागते हुए थक चुका होता है और कहता है कि धत तेरी की, क्या उस बंदे के बॉडी के कारण मेरा लोकेशन एक्सपोज हो गया था और इससे पहले कि उसके साथीदार हमें पकड़ लेते मेरे बाकी के मेंबर हाइड आउट से निकल गए। तभी 04 भागते हुए थक जाता है और सोचता है कि जब वो पहले यहाँ वहाँ घूम रहा था तब उसे कॉल पे कॉल आ रही थी उसके फोन पे। जब 04 अपने ब्रिज पे था तभी भी उसको फोन पे फोन आ रहा था। 04 को इतना कॉल आ रहा था कि वो परेशान हो जाता है और फिर जेब में से फोन निकालता है और पानी में फेंक देता है और कहता है कि अब मुझे फोन करना बंद कर दो। फोन भी लाइक मुझे क्यों फेंका, रुक रुक अभी बताता हूँ तुझे, रुक जा, फोन नहीं उठाया ना, रुक अभी बताता हूँ तुझे। तभी 04 चिढ़ते हुए अपने सर पे हाथ लगाता है और कहता है कि मुझे कॉल उठाना चाहिए था और आंसर करना चाहिए था, मैंने सोचा कि वो मुझे परेशान करने के लिए फोन कर रहे हैं, अब उड़ता तीर मैंने ले ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। ये कहते ही अपने 04 पर गोलियां चलती है तो 04 नीचे झुकते हुए बचने भागने लगता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी गोली चलाने वाले बंदे को दिखाते हैं जो पेड़ों के साइड में कवर में होते हैं और अपने 04 पे ध्यान दे रहे होते हैं। तभी 04 को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से एक स्लैश अटैक मारता है जो सीधा पहले वाले बंदे के उसके सीने के ऊपर घाव बन जाता है। उसका बंदा हैरान होता है तो उसके ऊपर अपने 04 के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। 04 को दिखाते हैं जो गोलियों से बचने के लिए पेड़ों के कवर ले लेता है। तभी दुश्मनों की ओर दिखाते हैं और भी एक बंदा आ जाता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। दोनों मिलकर गोलियां चलाते हैं अपने 04 पे। तभी 04 बड़ी ही तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ता है और पेड़ का कवर लेते लेते वो स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते उन दोनों के बीच में चला जाता है और फिर स्लैश मारता है एक के जो सीधा अपने गर्दन के इधर चलती है। तभी दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं, दूसरे वाले के ऊपर भी स्लैश अटैक मारता है जिसकी वजह से उसके भी गर्दन कट जाती है। तो फिर दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और अपना 04 स्टाइल में उधर खड़ा रहता है। तभी 04 वहाँ खड़ा रहता है और मन में कहता है कि ये लोग सभी अलायंस में है, वो लापरवाही से मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं। ये कहने के बाद जीरो सेंस कुछ सेंस करता है और पीछे के साइड में देखता है तो पीछे से और भी लोग जंगल की तरफ से आ रहे होते हैं। वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अपने 04 को दिखाते हैं जो स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा है तुम इसे आजमाना चाहते हो है ना। तभी उन बंदों को दिखाते हैं जो सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से बंदा आगे बढ़कर इशारा करता है और रुकने का इशारा करता है। वो लोग रुक जाते हैं और सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे अपना 04 ने अभी जस्ट लड़ाई की होती है। अपने लोगों को मरता हुआ देख के वो बहुत हैरान होते हैं और फिर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं तो अपना 04 उनके पीछे से आता है बाहर और फिर क्या उधर गोलियां चलने लगती है और फिर चिल्लाने की आवाज आती है। तो तुम समझ जाना
दोनों का काम तमाम हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद उनका लीडर वहाँ पे आता है और सामने की तरफ देख के गुस्सा करता है। तो सामने की तरफ दिखाते हैं जो भी 04 के हत्थे चढ़ा वो मारा गया। उन लोगों की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद वो लीडर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये आखिर आदमी है कौन। तभी एक सोल्जर को दिखाते हैं जो उन बॉडी के सामने बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि क्योंकि सभी को नाइफ से मारा गया था इसीलिए ये टारगेट होगा। तभी वो बंदा लीडर से कहता है कि रिपोर्ट से पता चल रहा है कि क्षति काफी बड़ी है लेकिन टारगेट आसपास ही होगा। ये सुनकर वो लीडर गुस्से में कहता है कि चलो जल्दी से उन्हें ज्वाइन करते हैं। ये सुनकर वो पीछे वाला बंदा कहता है कि यस सर। तभी लीडर और उसके दो साथी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। भागते भागते लीडर कहता है कि हमें लॉस बहुत हो गया है बड़ा। ये सोचना कि सिर्फ एक आदमी को पकड़ने की कोशिश में हमें इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर वो लीडर अपना दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है कि इस तरह की हार के लिए अलायंस निश्चित रूप से मुझे जवाबदार ठहराएगा। उसको कैप्चर करने के बाद उससे इंफॉर्मेशन निकालूंगा और अपनी लाइफ सेव कर जाऊंगा। तभी इतना कहने के बाद वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी जंगल में से और भी शोर का आवाज आ रहा था। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बंदे की लाश मिलती है जो खून से भरी हुई होती है। 04 एक एक पकड़ के सबको मार रहा होता है। आगे की ओर जंगल के इधर अपना 04 और भी लोगों को मार रहा होता है। तो उनकी आवाजें ये लोग को आने लगती है जंगल में। तभी हमें दिखाते हैं दो बंदों की लाश और उनको नाइफ से मारा हुआ होता है। एक सोल्जर उनकी बॉडी चेक करने लगता है तो कहता है कि एक और दो को नाइफ से मार दिया गया है। ये सुनने के बाद वो लीडर हैरान होता है और मन में कहता है कि इस सिचुएशन में भी वो एक सिर्फ नाइफ से सभी को मार गिरा रहा है। पीछे वाले बंदे की भी फट गई होती है और उससे भी सर से पसीना आ जाता है। तभी उतने में ही जंगल में से आवाज आती है नजदीक से ही। तो लीडर और उसका बंदा वो एक डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि टारगेट को घेर लिया गया है यहाँ से 100 मीटर दूरी पे। ये सुनने के बाद वो लीडर चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि जाओ जल्दी उसे पकड़ लो। ये सुनकर वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और जंगल के अंदर चले जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। तभी लीडर को दिखाते हैं जो एक जगह पे रुक गया होता है और उसके पीछे दो गार्ड्स रहते हैं और लीडर अपना सामने की तरफ देख रहा होता है। तो सामने की तरफ अपना 04 होता है जो एक जगह पे खड़ा होता है और उसके नीचे ग्राउंड पर 10 लोग जो मारे जा चुके होते हैं। ऐसा नजारा देखने के बाद सबकी फट जाएगी। तो सोचो उस लीडर की भी फट जाती है। तभी वो लीडर ये देख के हैरान होता है और कहता है कि ये क्या था, हम लोग इतने थे, इसका ये परिणाम नहीं था क्या, इसने सभी को टेक डाउन कर दिया। तभी 04 के नाइफ को दिखाते हैं जो ब्लड से भरा हुआ होता है। अभी अपने 04 को भी दिखाते हैं जिसके चेहरे पे ब्लड गिरा हुआ होता है और वो स्माइल करते हुए उसके तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम ही लीडर हो इन लोगों के। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि तुम पूरे तरह पागल हो, हंट करने के दौरान भी तुम अपने नाइफ से चिपके रहे। इतना कहते ही पीछे के जो दो सोल्जर थे वो अपने 04 के तरफ पॉइंट आउट करके अपनी गन उसकी तरफ कर देते हैं। तभी वो लीडर 04 से कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत स्किल है, मैंने खुद ने अपने लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग दी, वो लोग तेरे सामने पावरलेस हो गए। ये सुनकर अपना 04 उसकी तरफ देखता है कि हाँ साला क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, सही से करना। तभी वो लीडर आगे कहता है लेकिन तुम तो बहुत बड़े एरोगेंट हो, अब जबकि तुमने अपना असली रूप दिखा दिया है तो तुम्हारा नाइफ अब बेकार है। इसका शब्द इतना ही खत्म होता है तभी उधर से दो गोलियां चलती है धड़ धड़। तभी हमें दिखाते हैं जो गोलियां चलती है तो वो पीछे लीडर के दो बंदे रहते हैं ना, उनके ऊपर सर के ऊपर लग जाती है सीधा हेडशॉट। ये देखने के बाद तो लीडर को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमें उस बंदूक को दिखाते हैं जो जिसने चलाई होती है। अपना चलाने वाला बंदूक कोई नहीं अपना 04 ही रहता है। तभी 04 उस लीडर से कहता है क्या तुम ये सोचते हो कि मैं कोई पागल हूँ जो केवल नाइफ का उपयोग करता है। ये सुनने के बाद वो लीडर की तो फट जाती है तो वो कुछ नहीं बोलता और फिर उसके चेहरे से भी पसीना टपकने लगता है। मतलब भाई का टेंशन तो देख ही सकते हैं। तभी वो मन में कहता है लीडर अब मुझे समझ में आया कि हम लोग उसे घेर नहीं रहे थे, हम ही शिकार बन रहे थे। ये मॉन्स्टर शुरू से ही हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। इतना वो कह ही पाता तभी अपना 04 गोली चला देता है और उस भाई का भी काम तमाम हो जाता है। ये सब होने के बाद अपना 04 वही खड़ा रहता है और कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी 04 जहाँ खड़ा रहता है अपने को पीछे दिखाते हैं जो उसके पीछे साइड एक शैडो होती है। तभी अपना 04 उसे सेंस करता है और पीछे की तरफ देखता है। तो भाई लोग तुम्हें क्या लगता है 04 को मारने के लिए और भी लोग आए हुए होंगे? तो जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलिए और आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि 04 एक एक करके सभी एनिमे को निपटा देता है और लास्ट में जो बचता है जो उनका लीडर एनिमी का लीडर रहता है तो वो भी परेशान होता है और पर
लास्ट में अपना 04 उसको भी ठिकाने लगा देता है। उसको ठिकाने के लगाने के बाद 04 अपना थक जाता है और वही खड़ा रहता है, तो पीछे से कोई परछाई होती है 04 के पीछे। तभी 04 पीछे दिखने लगता है। अब आगे तभी हमें को जंगल दिखाते हैं, वहीं पे अपना 04 खड़ा रहता है और सामने की तरफ गन पॉइंट करते हुए सामने की तरफ देखने लगता है और देखकर कहता है कि तो क्या अभी भी कोई बचा है। ये कहने के बाद सामने वाले बंदे जो आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कहता है कि एक जन, देखा मैंने तुमसे कहा था ना वो ठीक रहेगा। ये आवाज सुनकर अपना 04 को नोटिस करता है और कहता है कि ये आवाज सुना सुना सा लग रहा है। तभी पेड़ के पीछे से काले बाला वाला नंबर निकलता है और वो कहता है कि जंगल में उस आदमी को हराना ये कोई भी नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है कि उसके पास तैयारी के लिए पहले से ही कोई खुफिया जानकारी थी। ये सुनकर वो मोटा वाला नंबर कहता है कि लेकिन हम वहाँ पे नहीं आ सकते थे। इनकी बकचोदी सुन के अपना 04 चिल्लाते हुए कहता है कि सालो तुम कहाँ थे। ये सुनने के बाद वो काले वाला बाल वाला नंबर कहता है कि चिल्लाते हुए, परेशानी पैदा करने के बाद जवाब न देने के लिए आपको किसने कहा था। ये जवाब सुनकर अपना 04 एक मुंह बनाता है और चुपचाप सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर अपना 02 भी होता है जो उसके तरफ देख रहा होता है और अपना 04 02 के पास देख के परेशान हो गया होता है, उसके भी पसीना निकलता है। फिर 04 परेशान होकर उससे नजरें चुरा लेता है और साइड में देख लेता है। अभी वहाँ पर छोटा वाला नंबर रहता है जो उससे कहता है कि क्या तुम 01 को देखने गए थे, है ना। ये सुनकर अपना 04 कहता है कि उड़ी बाबा तुझे कैसे पता। ये सुनकर वो छोटा नंबर कहता है कि हमको 01 ने संपर्क किया था, उन्होंने ये सोचा कि आपकी बातें सुनने के बाद हम ये ठिकाना छोड़ दे। तभी वहाँ पर मार्क्स वाला बंदा कहता है कि तुम 01 को देखने क्यों गए थे। ये सुनने के बाद अपना 04 कहता है कि हाँ मैं, और गुस्से में कहता है कि ये निराशाजनक है, ये सब उसके ही कारण है। तभी वहाँ पर छोटे नंबर वाला कहता है कि तो आप उस विषय में 01 से भिड़ने गए थे। तभी मोटा वाला नंबर भी क्वेश्चन में आ जाता है और कहता है कि भले ही इसका 01 से कोई भी संबंध नहीं है, तुमने तो ये कहा था कि तुम जैक नामक व्यक्ति के पीछे पड़े थे जिसने तुमको मशीनरी यूनियन में आने के लिए शामिल करने के लिए मजबूर किया था। ये सुनकर 04 को तो बहुत गुस्सा आता है, पर अपना दांत पीसता है और कुछ नहीं कहता। आता क्या दगड़ा खाली हाथ है मन क्या बोला था। अभी 02 को दिखाते हैं जो आगे बढ़ता है और उन लोगों के पास देखता है और कहता है कि क्या यही मशीनरी यूनियन है। ये सुनने के बाद वो मार्क्स वाला बंदा कहता है कि हाँ यही लोग है। तभी उस लीडर के बॉडी को दिखाते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि यही मशीनरी यूनियन का मेडिसन है। ये टॉप लेवल का बंदा नहीं है, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि ये मीडियम लेवल का एक सुपरवाइजर है। ये सुनकर अपना 04 कहता है कि आखिर वो कौन है। ये सुनकर वो मास वाला बंदा कहता है कि जो कुछ पहले हुआ था उसके बाद मैंने उनके बारे में गौर किया और पाया कि वो मैंने जितना सोचा था उससे अधिक प्रभावशाली है। वो हर बड़े संगठन में शामिल है। वो लोग पद के पीछे कई इलीगल एक्टिविटियों में भी शामिल है। कई यूनियन वास्तव में मशीनरी यूनियन के माध्यम से जॉब की रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मशीनरी है जो सैनिक और व्यक्ति है जो यूनियन क्रॉस करने के बाद गायब हो गए। ये सुनने के बाद अपना 04 कहता है कि वो तो पहले से तरह ही निराशाजनक है। फिर 02 उनकी तरफ देखने लगता है और कुछ सोचता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक विला को दिखाते हैं जो डुआन का होता है। तभी हमें डुआन को दिखाते हैं हम फ्यूचर में यूनियन के ऊपर कैसे भरोसा रख सकते हैं। हमने यूनियन में जो भी सोर्सेस और इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद भी वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये सुनकर जो कॉल पे दूसरे साइड बंदा रहता है वो कहता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। तभी उस बंदे का चेहरा दिखाते हैं। वो बंदा आगे कहता है कि हमने ये पुष्टि कर ली है कि दुश्मन काफी स्किलफुल है, हम उनसे निपटने के लिए वर्ती लोगों को भेजेंगे और हम व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल करेंगे। ये सुनकर डुओंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा। ये कहकर वो फोन रख देता है। तभी यूनियन के लीडर को दिखाते हैं जो उसकी बात सुनकर खामोश रहता है और फिर गुस्से में कहता है कि पता लगाओ वो कमीने कौन है, चाहे वो कोई भी रहे, और हर किसी को और उनसे जुड़ी हर चीज को खत्म कर दो। ये सुनकर उसके पास जो सैनिक रहता है वो कहता है कि मैं ग्रेडन से पूछूंगा कि वो करंट में क्या कर रहा है और उसे ये कार्य सौंपूंगा। ये सुनकर वो मशीनरी यूनियन का लीडर कहता है कि ग्रेडन पर्याप्त होना चाहिए। वो इस समय किस पर काम कर रहा है, वो इन एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे हमने काम कभी पहले किया ही नहीं। वो वहाँ पे बात करके डायरेक्ट एक्शन कर रहा है। ये सुनने के बाद वो मशीनरी का लीडर कहता है कि उससे कहना कि वो तुरंत काम ये खत्म करे और तो इस काम को आगे बढ़ाओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है सर। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक बंदे को दिखाते हैं
जो फोन पे बात कर रहा होता है। तभी ये बंदा कहता है कि क्या आप ये चाहते हो कि हम ये काम जल्दी से खत्म कर दे। तभी हमें बंदे को दिखाते हैं, इसका ही नाम ग्रेडन रहता है। फोन पर जो बात कर रहा होता है वो बंदा कहता है कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके यूनियन इसके बाद की सिचुएशन को संभाल लेगा, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। ये सुनने के बाद ग्रेडन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर ग्रेडन वो फोन रख देता है और स्माइल करते हुए कहता है कि बिजी भाई बिजी, हम बहुत बिजी हो गए ले। और वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी एक जगह पे आके रुक जाती है और फिर उसमें से ग्रेडन नीचे उतरता है और सामने की तरफ दिखाते हैं जो सोल्जर खड़े होते हैं। ये सभी भाड़े के मशीनरी रहते हैं। उन सोल्जरों के बीच में एक लीडर होता है जो पहले ही एपिसोड में हम देख चुके होते हैं। इतने जल्दी भूल गए क्या? इजिन के साथ में तो था ये बंदा। ये लीडर ग्रेडन की तरफ देख रहा होता है। तभी ग्रेडन को दिखाते हैं जो कार के बाजू में टाइम पास कर रहा होता है और फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि वेट। फिर वो मशीनरी के लीडर के पास देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। लीडर भी उसके पास देखने लगता है कि ये क्या बकचोदी कर रहा है और उसके पास घूर के देखता है। दोनों बंदे आमने सामने होते हैं और एक मेक को देखने लग जाते हैं। ग्रेडन उसके पास घूर के देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। तभी वो लीडर भी उसके पास घूर के देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी ग्रेडन ही कहता है कि साला बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है मैं ही करता हूँ। तभी ग्रेडन कहता है यहाँ पे हर कोई एक ही बात कहता है, वो लोग ये कहते हैं कि तुम यहाँ सबसे अच्छे हो, है ना? ये सुनने के बाद वो मशीनरी लीडर कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, लेकिन क्या तुम लोगों ने हमेशा इस एरिया को अनदेखा नहीं किया है? ये सुनने के बाद ग्रेडन कहता है कि जीवित रहने के लिए तुम्हें नए बाजार तलाशने होंगे। तुम हमेशा एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली की तरह तुम नहीं रह सकते, है ना? ये सुनने के बाद वो मशीनरी लीडर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो हमारे पास। तुम यहाँ हमें यूनियन में शामिल होने के लिए ये कहने आए हो, है ना? चलिए मैं आपको बिना समय बर्बाद किए तुम्हें अपना आंसर देता हूँ। और वो सीरियस होके कहता है कि हम लोग मशीनरी यूनियन को ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं। ये सुनकर ग्रेडन कहता है, अरे निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोचते हो। और तो हम एक अलायंस हो सकते हैं, लेकिन हम कल एक दूसरे पर बंदूक तान सकते हैं। ये सब क्लाइंट पे निर्भर करेगा। तभी वो मशीनरी का लीडर कहता है कि क्या हम आपसे जुड़ जाए तो इसमें कुछ बदलेगा? ये सुनकर ग्रेडन कहता है हंसते हुए कि निसंदेह ऐसा होता है। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को साझा करो, हम अपने बीच किसी भी संघर्ष को कम कर सकते हैं। ये सुनकर मशीनरी का लीडर कहता है कि इसलिए तुम ये कह रहे हो कि हमें सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और दिखाने के लिए मंच पर फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर ग्रेडन स्माइल करता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी वो मशीनरी का लीडर उससे कहता है ऐसा नहीं है कि हमें आपके लिए अपना होमवर्क नहीं किया। यदि हम यूनियन में शामिल होते हैं तो हमें आपके सख्त नियंत्रण का पालन करना होगा, है ना? यदि हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हमारा ग्रुप ट्रिप कर देंगे और तुम इस पावर का उपयोग अपने लाभ के लिए क्लाइंट्स को प्रवाहित करने के लिए करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम साझा किए इंफॉर्मेशन का उपयोग महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए करते हो और तो ये हमें शोभा नहीं देता। ये सुनकर ग्रेडर कुछ नहीं कहता पर उसके चेहरे पे दिखता है कि वो गुस्सा करता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, यदि तुम ऐसा ही महसूस करते हो तो इसमें कोई मदद नहीं है। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। मशीनरी का लीडर उसके पास देखने लगता है कि वो आसानी से तरह से वो यहाँ से जा रहा है। तभी ग्रेडन को दिखाते हैं जो इविल से स्माइल करता है और फिर अपने जीप में बैठ जाता है। ग्रेडन अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो अब पीछे हटते हैं और फिर उस बस्ती को दिखाते हैं जहाँ पर ग्रेडन कहता है कि आज रात को हम इस पर हमला करेंगे। ये कहने के बाद वो बड़ी तेजी से उसकी कार वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ मशीनरी उसको जाता हुआ देखने लगते हैं और फिर अपना लीडर भी उसके तरफ से ही देखता है कि वो ऐसे ही आसानी की तरह से जा रहा है। ये सब होने के बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें इजिन का घर दिखाते हैं जहाँ पर इजिन अपना वर्कआउट कर रहा होता है पुशअप मार के, पुलअप मार के। तभी वहाँ पर उसके डेस्क के इधर से रिंग बजने लगती है फोन की रिंग ज्यादा ही बज रही होती है तो अपना इजिन पुलअप मारता है तो बाद में वो पुलअप मारना छोड़ देता है और नीचे आता है। तभी इजिन को तरफ दिखाते हैं जो इजिन अपना उस डेस्क के पास देखने लगता है और फिर ये तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्राइडर अपने उस विलेज में जाता है जहाँ पर अपना इजिन मशीनरी हुआ करता था और उधर के बंदे लोग उसके कलीग हुआ करते थे। ग्रेडन उस मशीनरी लीडर को अपने यूनियन में शामिल करने के लिए ऑफर देता है पर वो उसका ऑफर ठुकरा देता है। इसलिए वो गुस्से के कारण वो रात को हमला करने वाला होता है उस विलेज पे और ग्रेडन फिर बड़ी तेजी से वहां से चले जाता है तो अपने मशीनरी लोग उसे देखने लगते हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इजिन को दिखाते हैं। तब
इजिन अपना एक्सरसाइज कर रहा था और उसको कॉल पे कॉल आ रही थी। तो अब आगे तभी रिंग बजती है तो अपना इजिन उस फोन को उठा लेता है। तो सामने से आवाज आती है कि क्या इजिन, इजिन ये क्या तुम हो? ये आवाज सुनकर अपना इजिन मन में कहता है कि क्या एवेलिन? तभी वो सामने वाली लड़की कहती है कि इजिन मुझे माफ कर दो। तभी उस लड़की को दिखाते हैं, शायद ये डॉक्टर होती है और उसने किसी का ट्रीटमेंट किया होता है शायद से। तभी एवेलिन आगे कहती है मुंह पे हाथ रखते हुए, मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद अपना इजिन कहता है कि कोई बात नहीं, और कुछ हुआ है क्या? ये सुनने के बाद एवेलिन कहती है कि गांव वाले पर अटैक हो गया है। ये सुनने के बाद इजिन हैरान होता है और एवेलिन से पूछता है कि अटैक हुआ, सिचुएशन क्या है? काम कर रहे हैं, बहुत से विलेज वाले लोग मारे गए, यहाँ तक कि कप्तान जिसने आपके साथियों की बचाने में कोशिश की थी वो भी अभी कोमा में है। ये सुनकर अपना एजेंट उससे कहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। कुछ दिनों पहले एक ग्रुप आया जिसे हम मशीनरी यूनियन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मशीनरी यूनियन में शामिल हो जाओ, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। ये नाम सुनकर एजेंट कहता है क्या मशीनरी यूनियन? तभी एजेंट सोचता है कि 06 ने उसे क्या कहा था। 06 कहता है एक अजीब सा ग्रुप जो जो खुद को मशीनरी यूनियन कहते हैं, उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने तो पहले हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि हमसे जुड़े करके। ये सुनकर अपना एजेंट 04 की भी बात याद करता है। 04 एजेंट से कहता है कि गलत फहमी मत पालिए, मैं यहाँ पे काम से आया हूँ। कोई ऐसा ग्रुप है जो खुद को मशीनरी यूनियन कहता है, उसने हमें धमकी दी है, तो बस इसलिए मैं इधर हूँ। ये याद करके अपना एजेंट प्रेजेंट में आता है। तभी एल्विन आगे कहती है कि इसके बाद उन्होंने विलेज के उन मशीनरियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया जो मिशन पर बाहर गए थे। जब कप्तान को इसके बारे में पता चला तो वो विलेज वालों को मदद करने के लिए गए थे और फिर जाल में फंस गए। गंभीर रूप से वो घायल हो गए। ये बातें अपना एजेंट सुन रहा होता है पर खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं। तभी एल्विन आगे हाथ रखते हुए अपने सर पे कहती है कि वो बेहोश होने से पहले उन्होंने हमें हमसे ये कहा कि एजेंट को कभी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, पर हमें भी नहीं पता था कि इसके बाद हमें क्या करना है। और फिर एल्विन रोने लगती है और कहती है कि आई एम सॉरी। ये सुनकर अपना एजेंट उसकी बात सुनता है और खामोश रहता है। फिर एजेंट के पास में से एक बंदे को दिखाते हैं जहाँ पर एजेंट खड़ा रहता है और वो बंदा लेटा हुआ होता है और वो कहता है कि एजेंट मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ कभी वापस मत आना। उसका ये मतलब रहता है कि वो इस गांव में वापस मत आए करके। तभी एजेंट को दिखाते हैं जो उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वो गुस्से में, और फिर उसके हाथ के तरफ दिखाते हैं जो अपनी मुट्ठी कस के बंद कर रहा होता है। तभी इजिन उन लोग के बारे में सोचने लगता है। तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर कुछ मशीनरी और अपना कप्तान रहता है, जहाँ पे वहाँ पे अपने छोटे इजिन को भी दिखाते हैं जहाँ पर सब मशीनरी लोग उसे घेरे हुए होते हैं और खुश हुए होते हैं उसके काम के ऊपर से। तभी वो कप्तान आगे बढ़ के अपने इजिन के सर के ऊपर हाथ फैला देता है और फिर वहाँ से चले जाता है। तभी ये देख के अपना इजिन उनके तरफ पीछे मुड़ के देखता है तो ओ कप्तान पीछे आगे जाके उसको थम्स अप करते हैं, गुड वर्क। ये बातें सोचने के बाद इजिन के हाथ के ऊपर दिखाते हैं जो और भी वो अपने मुट्ठी बंद कर रहा होता है बहुत तेजी से, और इजिन के चेहरे को दिखाते हैं जो बड़े ही गुस्से में होता है और कहता है कि मैं वहाँ पे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वहाँ पे पहुंचूंगा। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हाईवे पे दिखाते हैं जहाँ पर गाड़ियां चल रही होती है। तभी अपने को इजिन को दिखाते हैं जो बाइक लेके बड़ी ही तेजी से धूम धूम करते हुए हाईवे पे भगा रहा होता है। तभी इजिन की तरफ दिखाते हैं, इजिन अपना फोन पे बात कर रहा होता है और सामने वाला बंदा कहता है कि मशीनरी यूनियन बात करने वाला अपना 06 रहता है। तभी 06 आगे कहता है कि हाल ही में हमारे और उनके बीच में कई बार झड़प हुई है, इसलिए मैंने उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। वो लोग खुद को मशीनरी यूनियन कहते हैं और भाड़े के सैनिकों की अधिकारियों की रक्षा करने का दावा करते हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वही करते हैं। यदि कोई इनके साथ शामिल होने से इनकार करता है तो वो लोग सिचुएशन के अनुसार वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यदि मिशन के दौरान उनकी मुलाकात स्वतंत्र मशीनरी के साथ होती है तो वो लोग आवश्यक लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, और तो वो असैसिन का भी सहारा लेते हैं, भले ही यह किसी मिशन संघर्ष के दौरान नहीं हुआ हो। हाल ही में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया है, भाड़े का सैनिक का उपयोग करने वाले अधिकार संगठन और देश अब संघ के संबंध सैनिकों के ऊपर निर्भर है। इस वजह से वो लोग बहुत सारे संगठनों के बिजनेस में गहराई से शामिल हो गए और भारी प्रॉफिट कमाते हैं। अब तो कुछ गवर्नमेंट भी उन्हें खतरा मानती
होती है। 06 की ये बातें अपना एजेंट सुनकर खामोश रहता है और कुछ कहता नहीं। तभी 06 एजेंट से कहता है कि ON 032 ने आपके हवाई अड्डे से आपके रूट तक का मार्ग आपका निर्धारित कर दिया है और तो मैं इसे आपके फोन पर भेज दूंगा, इसलिए बस इस रूट का फॉलो करना। ये सुनकर अपना एजेंट कहता है कि हाँ ठीक है, समझ गया। ये कहने के बाद अपना एजेंट बड़ी तेजी से अपनी बाइक तेजी से बहुत भगा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे मैं भी नहीं जानता कि ये जगह कौन सी है। तभी वहाँ पर और भी सोल्जर को दिखाते हैं जहाँ पर उन गलियों में भटक रहे होते हैं। तभी हमें एक ट्रे को दिखाते हैं जिसमें गोली निकाल के फेंक दी होती है और इंजेक्शन विंजेक्शन को दिखाते हैं। तभी ग्रेडन को दिखाते हैं, इसकी भी हालत तो खराब ही हुई होती है। लगता है कप्तान कोमा में जाने से पहले इसको तो पूरा धोया ही होगा। तभी ग्रेडन अपने बंदों से कहता है हमारे लोगों को कितना डैमेज हुआ है। यह सुनने के बाद वहाँ पे एक सोल्जर खड़ा रहता है। वो आगे कहता है हमने 4 लोगों को खो दिया। तब हमारे पास जो भी सैनिक आए उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए। ये सुनने के बाद ग्रेडन गुस्सा होता है और कहता है कि डैम इट, हमने जाल बिछाया और अचानक हमला किया पर फिर भी अपने को इतना नुकसान हुआ। यदि वो लोग ठीक से तैयार होते तो ये इतना आसानी से नहीं होता। तभी सीन पास्ट में जाता है, वही विलेज के ऊपर जहाँ पर फाइट चल रही होती है लोग और बहुत से लोग मर चुके होते हैं और विलेज में आग लगी होती है। तभी अपने कप्तान को दिखाते हैं जो एक बंदे को अपने कंधे पे लिया होता है और आगे की तरफ गोलियां चला रहा होता है और कप्तान के ऊपर भी बॉडी के ऊपर भी खून लगा हुआ होता है, मतलब उसकी भी हालत खराब हुई होती है। तभी ये बात सोचकर ग्रेडन गुस्सा होता है और कहता है कि अगर वो आदमी नहीं होता तो ये छोड़ो, ये बताओ कि यूनियन से और भी लोग कब आएंगे। ये सुनकर वो सैनिक कहता है कि बस 2 दिन में आ जाएंगे। ये सुनकर ग्रेडन कहता है कि जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो उनके ऊपर अटैक कर देना। तभी वो सोल्जर कहता है कि ठीक है सर। तभी ग्रेडन गुस्सा होकर कहता है मन में, यदि हमें इतना डैमेज नहीं होता और फिर भी हमें इस एरिया को कब्जा करने में असफल रहे तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, हमें जाने से पहले इस जगह का ध्यान रखना होगा। इतना कहने के बाद बाहर से 3 बंदे आते हैं और उसको देख के हैरान होते हैं। उनमें से जो पहला वाला बंदा रहता है वो कहता है मैंने कहानी सुनी, आप हमसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर ग्रेडन गुस्सा होता है और कहता है कि बिल्कुल, क्या तुमने सोचा था कि मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि आप हमें उनकी रियल स्किल के बारे में बताने में तुम असफल रहे। इसके अलावा जो तुमने भेजा था वो सैनिक लोग बहुत खराब थे, इसके कारण हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लेने की योजना बना रहे हो। उसको इतना गुस्से में देखने के बाद जो बंदे आए थे वो भी परेशान होकर उसको देखते और उसमें से पहले जो बंदा रहता है वो कहता है कि हम भी इस बात से खुश नहीं है। हमने सोचा कि इजिन के बिना जो बच्चे हैं उनसे डील करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तभी ग्रेडन उनके पास देखता है और कहता है कि इजिन। ये सुनकर तभी उधर का दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, वो एक मॉन्स्टर जैसा मशीनरी था जो सालों तक उनके साथ घूमता रहा। उसका कोड नेम इजिन था। वो उस एरिया में सबसे बेस्ट मशीनरी था जो जाना जाता था। उसके मिशन की सफलता 100% थी और उनकी स्किल लगभग सुपर नेचुरल थी। तभी उसके पीछे वाला बंदा कहता है आगे, लोगों ने तो ये भी कहा है सिचुएशन में वो अकेला पूरी टीम के बराबर है। ये सुनकर ग्रेडन हंसने लगता है और कहता है रेडिकुलस, ऐसी जगह पर ऐसी प्रतिष्ठा कोई मतलब नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये लोग बड़े बड़े फेंक रहे हैं उसके बारे में। जो पहला वाला बंदा रहता है जो व्हाइट कोट वाला, वो कहता है कि लेकिन इजिन की 1 साल पहले ही मिशन के दौरान मृत्यु हो गई। इसके कारण विलेज का प्रभाव काफी कमजोर हो गया। खैर, क्योंकि आपने कहा आपको नुकसान हुआ है इसलिए तो मैंने पेमेंट बढ़ा दिया और हाँ, मैंने आपके लिए कुछ अतिरिक्त भी तैयारी की है। ये सुनने के बाद ग्रेडन कहता है कि क्या तुमने कैसी तैयारी की है। इतना कहते ही वो लोग उसके टेबल पे एक सूटकेस का बैग रख देते हैं। फिर वो बैग को खोल देते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पैसे रहते हैं। उसमें से वो बंदा कहता है कि ये आपके लिए है। ये देखकर ग्रेडन कहता है कि ओह अच्छा। तभी ग्रेडन रिलैक्स होता है और कहता है कि अब मुझे चीजों को तनाव बनाने में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं पिछली गलतियों पर बात करना उचित नहीं रहेगा। आइए हम आगे बढ़े। ग्रेडन की ये बात सुनकर वो लोग राहत की सांस लेते और टेंशन में तो रहते ही वो लोग। तभी ग्रेडन कहता है यूनियन की आर्मी यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी और तुम्हें क्लीन अप करने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सूरज डूब रहा होता है और फिर हमें रनवे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक प्लेन लैंड हुआ हो चुका रहता है। उस प्लेन में से अपना इंजन बाहर निकलता है और फिर वहां से बाहर निकलने के बाद आगे की ओर बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते ही जा रहा था। तभी वो उधर से एक कार आती है जो उसके सामने आ जाती है। तो ये देख के अपना इंजन
उसके पास देखने लगता है। तभी हमें कार के अंदर वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर 05 बैठी हुई होती है और वो ईजिन से कहती है कि चलो बैठो अंदर। ईजिन उसको देख के हैरान होता है और कहता है कि 05। तभी वहाँ पे 05 हंसती है और कहती है कि मैंने अभी जस्ट एक जगह पे काम खत्म कर दिया है। तभी वहाँ पे ईजिन गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। तभी 05 कहती है कि मैंने थोड़ा सिचुएशन पर गौर किया, उस मशीनरी विलेज की काफी प्रतिष्ठा है यहाँ पे। उन्होंने कभी भी प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट से जुड़ी हुई नौकरियां नहीं ली। उन्होंने अनरिलेटेड लोगों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बहुत से प्रयास किए। तभी अपने एजेंट के पास देखते हैं। ये सुनकर वो और भी सैड होता है और उनके बारे में सोचता है। जो भी उस गांव में रहते हैं उनका चेहरा उसके ध्यान में आता है, जैसे कि कप्तान और बाकी लोगों का। देखो रात हो चुकी होती है। 05 आगे गाड़ी चलाते हुए कहती है कि इसके कारण पिछले कुछ वर्षों में उनका कुछ ग्रुप के साथ लगातार संघर्ष हो रहा है और तो इस बार मशीनरी यूनियन उनके पास आया। उन्होंने मशीनरी विलेज को वाइप आउट करने की बेशक लोकल संगठनों ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। इन मशीनरी विलेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा लेकिन यूनियन को भी काफी डैमेज हुआ। ये बातें अपना एजेंट सुन रहा होता है और कार से बाहर देखता है। तभी 05 आगे कहती है कि ओ मशीनरी विलेज बहुत स्किलफुल होगा। ये बातें अपना एजेंट सुन रहा होता है, खामोश रहता है और कुछ नहीं बोलता। तो अब एजेंट क्या करेगा जानेंगे अपन अगले एपिसोड में। और हाँ, एपिसोड जरा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी विलेज को दिखाया जाता है जिस विलेज पे ग्रेडन ने अटैक किया था। उसके वजह से गाँव वाले के लोगों की हालत खराब रहती है। तो कुछ लोग हाथ में गन लिए विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पे हमें दो बंदे को दिखाते हैं जो कुछ सुनकर उधर के साइड देख रहे होते हैं। तभी दूर के साइड में दिखाते हैं जो लाइट चमक रही होती है, ऐसा लग रहा है कार आई है। तभी वो कार बड़ी तेजी से उनके सामने आ जाती है और ब्रेक मार के वही रुक जाती है। कार आता हुआ देख के वो लोग उसकी तरफ देख के गन पॉइंट करते हुए उनके तरफ देखने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ही गांव पे अटैक हो चुका है। तभी कार के तरफ दिखाते हैं, बड़ा सा फोकस जो लाइट रहता है वो कार के तरफ मारते हैं। तभी कार का दरवाजा खुलता है और कोई अपने कदम नीचे रखता है। गाँव वाले लोग बड़ी ध्यान से सामने की तरफ देख रहे होते हैं और गन सामने की तरफ ही पॉइंट किए होते हैं। तभी अपने ईजिन को दिखाते हैं जो कार में से नीचे उतरता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी कोई गाँव वाला कहता है कि क्या ये ईजिन है, मैंने सही कहा ना। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ईजिन, तुम्हारा मतलब ईजिन है। पर वो लोग अपने ईजिन के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी ईजिन अपना आगे की ओर बढ़ने लगता है उनके तरफ। उसमें से एक बंदा कहता है कि वही रुक जाओ। ये सुनकर अपना ईजिन वही रुक जाता है और पीछे की तरफ अपने को 05 को दिखाते हैं जो उसके पास भी गन रहती है और वो उनकी तरफ पॉइंट आउट करती है। तभी अपने एजेंट को दिखाते हैं जो उनकी तरफ देख के खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। तभी 05 को दिखाते हैं जो अपने मन में कहती है कि क्या हुआ है, मैंने तो ये सुना है कि 01 यहीं पे इस गांव में रहता था। तभी हमें उधर एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने एजेंट से कहता है कि एजेंट, तुम इस गाँव में क्यों आए हो? क्या तुम ये भूल गए हो कि हमने तुम्हें वार्निंग दी है कि यहाँ पे कभी वापस मत आना? तभी अपने एजेंट की तरफ दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि उस पर हमला हुआ था। एजेंट ऐसा क्यों कह रहा है मालूम है ना, जो कप्तान पे हमला हुआ इसीलिए। ये सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है और फिर उसके तरफ देखने लगता है और फिर गुस्से में कहता है उससे, एजेंट से, क्या तुम यहाँ पे हमारी मदद करने आए हो? और फिर आगे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें किसी गद्दार की मदद की जरूरत नहीं है। तभी ये सुनकर अपना एजेंट खामोश रहता है और उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। एजेंट के पीछे अपनी 05 होती है पर वो भी कुछ नहीं कहती। तभी 05 अपने मन में कहती है कि यहाँ पे कुछ अजीब सा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर गन पॉइंट करके रखा है, लेकिन मुझे उनमें से किलिंग इंटेंट कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहने के बाद वहाँ पे दौड़ते हुए एल्विन आती है और दो बंदे को धक्का देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने उसे कांटेक्ट किया है। एल्विन का आवाज सुन के सभी लोग पीछे देखते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि एल्विन, ये तुमने किया है, पर क्यों? तभी एल्विन आगे के ओर बढ़ते हुए कहती है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कप्तान अभी कोमा में है। तभी उनमें से बंदा ये सुनकर कहता है कि लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती। अपनी एल्विन उसकी बात काट देती है और कहती है कि इस विलेज में और भी लोगों की मृत्यु हो सकती है, गाँव वालों की। इसके अलावा मैंने सुना है कि और भी मशीनरी फोर्स उनके साथ शामिल हो रही है। एल्विन की बात सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम सही हो, लेकिन अब ये हमारी प्रॉब्लम है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि
इजिन को हम फिर से सेक्रीफाइस कर दे, बस सिर्फ अपना घाटा कम करने के लिए। उस बंदे की ये बात सुनकर एल्विन हैरान होती है और उसके पास देखने लगती है। ये बातें अपना इजिन भी सुन रहा होता है। तभी इजिन कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये सेक्रीफाइस है। ये बात सुनकर वो लोग इजिन के पास अपने देखने लगते हैं। तभी इजिन आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, हमारे लिए इसके लिए समय नहीं है, मुझे दुश्मनों का सारा डाटा ला कर दो, वो लोग की करंट लोकेशन और वो लोग कितने हैं और वो कहाँ पे है उनका लोकेशन, और ये सब कुछ मुझे दे दो। ये सुनकर वो पीछे वाले बंदे जो रहते हैं वो लोग हैरान भरे नजरों से इजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ओ नो। तभी हमें 05 को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ते हुए पीछे उन लोगों के पास देखने लगती है। वो पीछे देखने के बाद अपने मन में कहती है कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तभी अपना इजिन एल्विन के पास आके रुक जाता है और एल्विन इजिन को देख रही होती है और फिर उसको देखते हुए कहती है कि थैंक यू इजिन। तभी अपना इजिन सीधा पूछ देता है कि कप्तान के बारे में क्या, कप्तान कहाँ पे है। फिर सीन थोड़े देर के बाद दिखाते हैं जहाँ पर अपने को हॉस्पिटल को दिखाते हैं, जो छोटा गांव का मतलब छोटा ही हॉस्पिटल रहता है। तभी हमें कप्तान को दिखाते हैं जो बेड पर पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत बुरी होती है और पूरे बॉडी पे पट्टियां लपटी हुई होती है और उसको सांस भी लेने नहीं आता, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन टैंक लगाया होता है। तभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो कप्तान को देख ही रहा होता है और चुप रहता है। जिस दिन उन्होंने यूनियन में शामिल होने के लिए ऑफर दिया उसी रात हम पर उन्होंने अटैक किया, लेकिन जब हमने उनसे बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना मुकाबला किया तो उन्होंने हमारे मिशन पर गए हुए लोगों पे ऊपर हमला कर दिया। कप्तान को उस बारे में पता चला और वो उन्हें बचाने के लिए गए, लेकिन यह घटना घट गई। तभी एल्विन आगे कहती है कि न केवल कप्तान कोमा में गए बल्कि और भी विलेज के लोग मारे गए। तभी अपना इजिन कप्तान के पास देखता है और एल्विन से कहता है कि यहाँ यूनियन के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ। ये सुनकर एल्विन एजेंट से कहती है, जैसा कि तुम जानते हो यहाँ पे 3 ग्रुप है जो हमें कभी पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें ये पता चला कि तुम अब यहाँ नहीं हो तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाल ही में संघर्ष काफी गंभीर हो गया। ये सुनने के बाद अपना इजिन एल्विन से कहता है कि तो क्या उन्होंने मशीनरी यूनियन के साथ हाथ मिलाकर विलेज पर हमला किया। ये सुनकर एल्विन सैड होती है और कहती है कि हाँ। ये सुनकर अपना इजिन खामोश रहता है और कप्तान के पास देखने लगता है। तभी कप्तान को दिखाते हैं जो बुरी हालत में रहता है और ये देखा नहीं जाता, तो इजिन अपना बड़ा ही सीरियस होता है और कप्तान के पास देखते हुए कहता है एल्विन से, मैंने जो वेपन यूज किया उसका क्या हुआ। ये सुनकर एल्विन कहती है कि वो अभी भी उसी कमरे में है जिसका उपयोग तुमने किया था। कप्तान रेगुलरली उस रूम पर ध्यान रखते थे और उसकी केयर करते थे। एल्विन की ये बात सुनकर अपना इजिन वहाँ से जाने लगता है अपने रूम पे। तभी बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 05 सामने की तरफ देख रही होती है और कहती है कि हाँ अरे यार, लड़कियां जो व्हाट्सएप पे HMM डालती है ना करके, वैसा वो कर रही है 05 सामने की तरफ देख रही होती है तो लोग उसके आसपास घूम रहे होते हैं। तभी अपना इजिन हॉस्पिटल से बाहर आता है और हम यहाँ से 1 घंटे के बाद यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर 05 इजिन से कहती है कि ओके। तभी अपना इजिन आगे की ओर जाने लगता है और अपने 05 पीछे से इजिन की तरफ देखने लगती है कि इजिन कहीं पे जा रहा होता है और 05 का ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो पीछे की तरफ देखती है तो पीछे अपनी एल्विन खड़ी रहती है और उसको देख के 05 के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। एल्विन तभी 05 से कहती है कि किसी सहयोग से इजिन के साथ आपका क्या रिश्ता है। ये सुनकर अपनी 05 एल्विन की तरफ देखने लगती है और कहती है कि और फिर 05 आगे बताती है उसको कि मैं उसकी एल्डर सिस्टर हूँ जो मैं उसे बचपन से ही जानती हूँ। ये सुनकर एल्विन स्माइल करने लगती है। तभी 05 एल्विन से कहती है कि मेरे पास भी एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत क्यूरियस हूँ। 01 नहीं, मैंने सुना है कि इजिन यहाँ पे रहता था। ये सुनकर एल्विन कहती है हाँ, वो लगभग यहाँ पे 5 साल तक रहा। ये सुनकर अपनी 05 सोच में डूबी रहती है और मन में कहती है कि 5 साल, इसका मतलब यह है कि कैंप से भागने के बाद से वो यही है। और 05 एल्विन से कहती है कि इजिन यहाँ पे कैसे लाइव रहता था। ये सुनने के बाद एल्विन स्माइल करती है और फिर अपने छोटे इजिन को याद करती है जो बचपन में अपने घर के पत्रे के ऊपर छत पर बैठ के ब्रेड खाता है और पानी पीता है। एल्विन आगे बताती है कि वो आज के तरह ही शांत रहता था पहले भी। वो कभी दूसरों के साथ कभी मिलजुल कर नहीं रह पाता था और वो अकेले रहता था, लेकिन इजिन को सब जन पसंद करते थे। इजिन ने हमें चुपचाप आगे से आगे और बढ़ा दिया और तो उन्होंने हमारी रक्षा भी की।
प्रोटेक्ट किया हमें। थैंक्स टू इजिन, इजिन के कारण हम वो कर पाए जो करना चाहते थे। ये सुनकर 05 उसके तरफ देखती है और कहती है कि तुम क्या चाहते थे। ये सुनकर एल्विन कहती है वो लोग की तरफ देखकर, उन लोगों के पास मतलब जो गाँव वाले रहते हैं, तो वो कहती है कि इस एरिया को प्रोटेक्ट करना। एल्विन आगे कहती है कि इस लोकेशन को गवर्नमेंट से प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला। नहीं, एक्चुअली में गवर्नमेंट ने हमेशा पावरफुल फैक्शन का साइड लिया है और लोगों को शोषण किया। यदि इसलिए लोग फैक्शन के साथ सहयोग नहीं करते तो उनके पास मरने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। ऑर्डिनरी पीपल अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमने उन पावरलेस पीपल के उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किए और उनकी प्रोटेक्ट करने लगे। तभी 05 ये सुनने के बाद वो कहती है उससे कि तुम तो मशीनरी लोग हो ना, इसका ये मतलब है कि तुम लोगों ने ज्यादा पैसा नहीं कमाया। ये सुनकर एल्विन कहती है कि हाँ ये सच है, इसलिए हमने हमेशा स्ट्रगलिंग और चिंतित रहते हैं। पर लेकिन इजिन आने के बाद चीजें बदलने लगी। इजिन का थैंक यू, उसके वजह से हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी और ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली शुरू कर दी और हमारे गोल्स को साझा करने वाले लड़ाके गैदर होने लगे। बाहरी ताकतों ने हमें सीरियस लेना शुरू कर दिया। हमें सबसे बड़े रिक्वेस्ट मिलने लगे, संसाधन सुरक्षित रहे और हम अधिक स्थिरता से हम जीवन जीने में सक्षम हुए। ये सुनने के बाद 05 एल्विन से कहती है कि तो इसलिए संगठनों के पास ये पावर थी कि इसलिए आपसे वो लोग नफरत करने लगे। ये सुनकर एल्विन कहती है कि हाँ। तभी अपनी 05 सामने की ओर देखने लगती है और चुप रहती है और सामने की तरफ देखती है। तो सामने गांव वाले अभी बेखौफ होते हुए घूमने लगते हैं और बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और फिर अपने पापा से इससे उसे मतलब एक खुशियाँ हो जाती है वहाँ पे इजिन आने के बाद। ये देखने के बाद 05 स्माइल करती है और कहती है कि वो पागल ऐसे ही रहता है, लेकिन उसे कम से कम नफरत का तो सामना करना नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद एल्विन कहती है कि बिल्कुल सही कहा। तभी 05 कहती है कि इसलिए तो सभी जन इजिन को पसंद करते हैं। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दुश्मन के दो बंदे को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर गोलियां चलती है जिसके वजह से उनका भी काम तमाम हो जाता है। तभी हमें 05 को दिखाते हैं जो और भी लोगों के ऊपर गोलियां चला रही होती है और उनको मार रही होती है एक एक करके। उन लोगों को मारने के बाद वहाँ पे और भी दो बंदे आते हैं। 05 उनको देखने के बाद एक बक्से के ऊपर पैर रखती है और फिर ऊपर छलांग लगा देती है जिसके वजह से वो टेरेस पे जाके लटक जाती है और तभी दुश्मन लोग अपने 05 पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी 05 टेरेस के ऊपर से ऊपर चढ़ जाती है और भागने लगती है। भागने से पहले अपने 05 ने कुछ गिफ्ट नीचे फेंक दिया होता है उनके तरफ, पर दुश्मन लोग गोलियां चला रहे होते हैं पर उनको पता ही नहीं कि नीचे कुछ गिरा है उनके पास। जब दुश्मन के पास जब उजाला जलता है तब उसको पता चलता है कि अरे यार वाट लग गई अब हमारी। 05 ने एक बम डाला होता है उनके ऊपर जिसके वजह से उधर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लोग भी टपक जाते हैं। तभी 05 आगे की ओर भागती है तो उसको दिखता है कि बिल्डिंग के अंदर दो बंदे होते हैं, उनकी शैडो दिख रही होती है। तो अपनी 05 उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है वही विंडो पे जिधर वो लोग खड़े रहते हैं। तो गोलियां उनको सीधा जाके लग जाती है और वो भी उधर ही मर जाते हैं। बाहर से ऐसा शोर आ रहा होता है तो ये लोग फैक्शन को लोग को दिखाते हैं जो काफी डर चुके होते हैं और ग्रेडन भी बैठा हुआ होता है। तभी ग्रेडन वो लोग से कहता है पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो शोर हो रहा है लेकिन सिर्फ ये उनकी आखिरी स्ट्रगल है। दुश्मनों ने पहले ही अपनी फोर्स से महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा है और उन्होंने अपना बेस खाली नहीं छोड़ा होगा, इसलिए अटैक करने वाले सैनिकों की संख्या इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद वो स्माइल कहता है और आगे कहता है कि इसके बजाय वो लोग अपनी मौत को और भी करीब लेके आ रहे हैं। इस बहन के टके को कौन बताएगा, खाली 05 और इजी नहीं आया अपना। ग्रेडन की ऐसी बातें सुनकर फैक्शन वाले खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। ग्रेडन ने भी इनको मोटिवेशन कर दिया होता है इसलिए वो लोग स्माइल करते हैं। फिर हमें टेरकेस को दिखाते हैं जहाँ पर कोई चीज होती है और फिर एक बंदे को दिखाते हैं जो ये देख के परेशान हो रहा होता है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है अपनी गन। तभी अपना इजिन को दिखाते हैं जो ऊपर से छलांग मार के सीधा उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसके गले में ही अपना नाइफ घुसा देता है। वो बंदा गोली तो चलाता है पर सब हवा में ही चल देती है। गोलियों का शोर सुनने के बाद वहाँ पे और भी दो बंदे आ जाते हैं। तभी अपना इजिन उसके बॉडी पर से नीचे उतरता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है बंदे की। वो दोनों दुश्मन अपने इजिन के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं पर अपना इजिन बड़ी ही रफ्तार से उनके पास जाता है और एक के ऊपर
स्लैश दे मारता है। इस भाई को तो खबर ही ना। तभी अपना एजिन आगे बढ़ता है और दूसरे वाले बंदे के चेस्ट पे सीधा मार देता है अपना नाइफ। तभी अपना एजिन पीछे के साइड घूमता है और देखता है, और तभी अपने को दिखाते हैं जहाँ पे दो बंदे और भी निकलते हैं एक जगह से, और फिर अपना एजिन गन निकालता है और उनके ऊपर गोलियां चला देता है। एजिन अपना किसी को लड़ने का मौका भी नहीं देता। एजिन ने गोलियां चलाई हुई होती है, जो एक बंदा अपना फैक्शन का उठता है और बोलता है वो लोग बहुत क्लोज आ गए हैं और डरने लगता है। तभी एक फैक्शन का बंदा कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लोग पहले ही इमारत में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब बिल्डिंग के अंदर पहले ही आ चुके हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, इमारत के अंदर से ही लड़ाई की आवाजें आ रही है। ये सुनकर ग्रेडन के चेहरे पे तो गुस्सा आता है। फिर अपना ग्रेडन गुस्से में कहता है कि साला क्या हो रहा है ये सब कुछ, मेरे आदमी लोग प्रवेश द्वार पर रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे अंदर घुस गए। तभी फैक्शन का वही बंदा ग्रेडन से कहता है कि ये क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद ग्रेडन अपनी गन निकालता है और उससे कहता है कि चुप हो जाओ। और फिर ग्रेडन जैसे खड़ा होता है तो डोर के बाहर से आवाजें आने लगती है। तभी ग्रेडन गुस्सा करता है और कहता है वो लोग काफी क्लोज आ गए, इतना फास्ट कौन हो सकता है। मेरे सोल्जर इस पूरी इमारत की रखवाली कर रहे हैं और ऐसा कौन है जो इतने आसानी से इसमें घुस गया। ग्रेडन इतना कह ही पाता, तभी डोर को दिखाते हैं जो जोर से बज रहा होता है, जोरों जोरों से। तभी ग्रेडन कहता है कि ये लोग डोर के सामने ही है और अपनी गन सामने की तरफ पॉइंट आउट करता है। तभी ग्रेडन उस डोर के ऊपर नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगता है और बहुत सी गोली चलाता है, जिसके वजह से फैक्शन के लोग भी डरने लगते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। एक बंदा कहता है कि साला ये क्या पागल हो गया है क्या। ग्रेडन को दिखाते हैं जो और भी गोलियां चलाने लगता है और इसके चेहरे से पता ही चल जाता है कि इसकी भी फटी पड़ी रहती है। तभी इतनी गोलियां चलाने के बाद वो मैगजीन भी खाली हो जाती है। तभी ग्रेडेंट सामने की तरफ देखता है डोर के पास। डोर के पास में तो होल ही होल हुए होते हैं पूरे। इतने मेरे दोस्त के अंडरवेयर पे होल नहीं है जितने उस डोर पे हो गए हैं। तभी ग्रेडेंट को दिखाते हैं जो सामने की तरफ ही नजरें गड़ाया रहता है कि अब क्या होने वाला है। उस डोर को दिखाते हैं जिसमें छेद हुए होते हैं और वो डोर थोड़ा सा खुल जाता है। तभी उस डोर में से एक बंदा नीचे की तरफ ग्राउंड पे की तरफ गिर जाता है, जिसके ऊपर बहुत सी गोलियां लग चुकी होती है। तभी ग्रेडेंट की तरफ दिखाते हैं जो अपना चेहरा बनाते हुए अपनी गन लोड करने ही जा रहा होता है। तो उतने में ही तभी एक बंदा गोली चला देता है डोर के बाहर से अपने ग्रेडेंट के ऊपर। जो एक गोली चलाई होती है वो सीधा ग्रेडेंट के गन के ऊपर लग जाती है, जिसके वजह से वो मैगजीन भर रहा होता है तो उसके हाथ से वो गन छूट जाती है और ग्राउंड पे गिर जाती है। जिसने भी ये गोली चलाई होती है वो अंदर की तरफ आने लगता है और फिर हमें दिखाते हैं जो गोली चलाने वाला और कोई नहीं, अपना इजिन था। इजिन अंदर की तरफ आता है तो अपनी गन सामने की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। तभी इजिन को देखने के बाद वो फैक्शन का बंदा एक हैरान होता है और कहता है कि इजिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये इजिन है। तभी फैक्शन के दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपनी उंगली सामने की तरफ करता है और कहता है कि क्या इजिन। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये अभी तक मरा नहीं, ये तो अभी जिंदा है। इजिन भी लाइक चूतिया बनाया तुमको। तभी ग्रेडेन अपने इजिन के पास देखने लगता है और कहता है कि ये बंदा, क्या यही बच्चा इजिन है। इजिन ग्रेडेन के तरफ देखने लगता है और गन अपनी पॉइंट आउट उसके तरफ ही करता है। तभी इजिन का ध्यान थोड़ा साइड में जाता है और उनके तरफ देखने लगता है। तभी इजिन को देख के फैक्शन वाले काफी डरने लगते हैं और अपने हाथ अपने आप ही ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। तभी फैक्शन का बंदा डरते हुए कहता है कि अरे इजिन भैया रुक जाओ, अरे थोड़ा सा बात करते हैं यार, थोड़ा पीछे हट जाओ। अरे भैया जी, हमें इधर ये पता होता है कि आप जीवित हो तो हम ऐसा कभी व्यवहार नहीं करते। तभी फैक्शन का दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ सही है, भले ही चीजें इस तरह से खत्म हुई, अब जब हम जानते हैं कि तुम अब जिंदा हो तो हम चुपचाप रहेंगे। तभी फैक्शन का तीसरा बंदा डरते हुए कहता है कि हम आपके विलेज को कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब काफी पैसा देंगे। इसलिए ये बंदा इतना कह पाता। तभी ग्रेनेड के पास दिखाते हैं जो ग्रेनेड को दिखाते हैं जो टेबल मोड़ देता है और उसमें से कुछ निकालने लगता है। फैक्शन वाला बंदा ये देख के बोलता है ये क्या बकचोदी कर रहा है। ग्रेनेड को दिखाते हैं जो टेबल के नीचे से बंदूक निकालता है और अपने इंजन के ऊपर फायर करने लगता है। तभी इंजन को दिखाते हैं उन गोलियों से बचने के लिए अपना इंजन एक साइड में भागने लगता है। ग्रेडेंट नॉन स्टॉप गोलियां चला रहा होता है। तभी इजिन अपना क्या करता है कि जिधर फैक्शन के लोग रहते हैं वही उसी की तरफ भागने लगता है। तभी अपना इजिन फैक्शन वाले के पीछे आ जाता है। तभी ग्रेडेंट देखता नहीं और वो लोग के ऊपर भी, फैक्शन वाले के ऊपर भी गोलियां चला देता है, जिसके वजह से उन तीनों को भी गोलियां लग जाती है और वो लोग वही मर जाते हैं। तभी तभी अपना इजिन मौका पाने के बाद फैक्शन वाले के कवर लेके ग्रेडेंट के ऊपर गोलियां चलाता है। इजिन ने इतनी गोलियां चलाई होती है कि उसके भी गन में से गोलियां खत्म हो जाती है। तभी ग्रेडेंट को दिखाते हैं जो टेबल के पीछे
पीछे छुप जाता है क्योंकि इंजन की एक गोली तो उसको छू के निकलती है, लग जाती है, इसलिए ग्रेडन टेबल के पीछे छुप जाता है। ये मौका देखने के बाद इंजन अपना सोफे के पीछे छुप जाता है और इंजन कवर में जाने के टाइम पर अपना ग्रेडन गोलियां चलाने लगता है इंजन के ऊपर, पर गोलियों को कुछ फायदा ही नहीं होता क्योंकि सब जाके दीवार पे ही लग जाती है। तभी अपने इंजन के पास दिखाते हैं जो मौका पाके आगे की ओर बढ़ता है बड़े रफ्तार से और फिर भागते भागते सीधा ग्रेडन के चेहरे पे अपना घुटना दे मारता है। ग्रेडन से चेहरे से ही खून निकलने लगता है। तभी अपना इंजन उसको फिर टैकल करता है और ग्राउंड पे गिरा देता है और फिर अपने पास से नाइफ निकालता है बड़े तेजी से और सीधा उसके गर्दन पे लगा देता है ग्रेडन के। एक अकेला बंदा आके पूरे बिल्डिंग पे घुस जाता है और रश कर देता है सीधा। तभी इंजन को दिखाते हैं उसके ऊपर ही बैठा हुआ होता है और ग्रेडन इंजन से कहता है कि वेट, अगर तुमने मुझे मार दिया तो यूनियन आपके पीछे आएगी और आपको बहुत मारेगी। ये बात सुनकर अपना इंजन उसके तरफ घूर के देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। तभी तभी ग्रेडन आगे कहता है कि कुछ ही मिनट में यूनियन फोर्स यहाँ पे पहुंच जाएगी, लेकिन यूनियन फोर्स वाले पहले ही मर चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास इस जगह की परवाह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझे जाने दोगे तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमें फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसा ये ग्रेडन कहता है तभी वहाँ पे एक वॉकी टॉकी को दिखाते हैं जो बीप बीप करके बजता है और वॉकी टॉकी का आवाज सुन के ग्रेडन कहता है कि लगता है वो लोग यहाँ पे आ गए। उस रेडियो से ये संदेश आता है कि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, हम लोग बेस की तरफ आते समय दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, हमें सहायता की जरूरत है, प्लीज भेजिए जल्दी से। ये बात सुनकर ग्रेडन हैरान होता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जहाँ पर अटैक हुआ था दुश्मनों का वहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिस पर से वो लोग आ रहे थे उस पर ही आग लग जाती है और गोली विली चलने लगती है। वहाँ पे दुश्मनों के सैनिक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उनके ऊपर तो गोलियां चल रही होती है। कुछ लोगों को दिखाते हैं जो घायल या मरे पड़े हुए होते हैं। तभी दो बंदे को दिखाते हैं जो दुश्मन के होते हैं, वो लोग सामने की तरफ गोली चला रहे होते हैं, तब उनके ऊपर ही गोली चलती है जिसके वजह से एक के तो सर पे गोली चलती है और दूसरे के मतलब किधर भी बॉडी के ऊपर चल जाती है। उनके ऊपर गोली चलाने वाले को दिखाते हैं जो मोटा वाला नंबर रहता है और ब्लैक बालों वाला नंबर रहता है जो सामने दुश्मन के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी टैटू वाले बंदे को और अपना जीरो को भी दिखाते हैं जो सामने एनिमी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। ये लोग इतने अच्छे दोस्त है कि एक पे खतरा आता है तो कोई ना कोई बचाने के लिए वो लोग को आ ही जाता है। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फैक्शन के लोगों को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर गिरे हुए होते हैं और मर जाते हैं। अभी ग्रेडेंट को दिखाते हैं जो उसका चेहरा फटा हुआ होता है और खून निकल रहा होता है। वो भी परेशान होकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, न केवल यहाँ की फोर्स बल्कि जो यूनियन में रीइंफोर्समेंट भी भेजी थी उसको भी इसने वाइप आउट कर दिया और वो भी पल भर में ही। तभी ग्रेडेंट उससे कहता है कि तभी जिनको दिखाते हैं जो उसके गर्दन पे चाकू अपना नाइफ रखा हुआ होता है। तभी ग्रेडेंट आगे कहता है कि तुम नहीं बल्कि तुम लोग कौन हो। फिर इजिन को देखने के बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज रुको। चलो भी ऐसा मत करो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यही लोग थे जिन्होंने यूनियन को चोट पहुंचाई। तभी ग्रेडेंट तुरंत इजिन के हाथ पे हाथ मारता है जिसके वजह से इजिन अपना पीछे चला जाता है और उतने में ही ग्रेडेंट गन निकालता है और इजिन की तरफ सामने पॉइंट करने ही जाता है। तभी तभी ग्रेडेंट गोली नहीं चलाता क्योंकि रुक जाता है क्योंकि कुछ तो हुआ होता है, इसलिए ग्रेडेंट को भी समझ में नहीं आता। और फिर ग्रेडेंट को दिखाते हैं जिसके गर्दन पर अपना इजिन का नाइफ लग चुका होता है और ग्रेडेंट इजिन से कहता है कि ये तुमने कब किया। तभी अपना इजिन उसके तरफ घूर के देखता है और फिर क्या भाई के ये लास्ट सब थे और वो नीचे गिर जाता है और फिर उसका राम राम सत्य हो जाता है। तभी अपना इजिन ग्रेडेंट की तरफ देखता है, तभी पीछे से अपनी 05 आ जाती है। तभी अपनी 05 कहती है इजिन से कि बाहर के साइड के लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया है सबको। एलिस आगे कहती है कि जो भी लोग आने वाले थे रीइंफोर्समेंट यूनियन मशीनरी वाले के, वो भी उन्हें भी निपटारा कर दिया है। ये सुनकर अपना इंजन पीछे मुड़ता है और 05 से कहता है कि क्या और भी मेंबर्स आए थे। तभी 05 कहती है कि ऐसा लगता है, तब तुम्हें पसंद करते हैं। रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मुझे भी नहीं पता था। तभी अपना इंजन 05 को घूर के देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी 05 इंजन से कहती है कि मैं सीरियस हूँ यार। तभी अपना इंजन आगे की तरफ बढ़ता है और 05 से कहता है कि अभी हम यहाँ से चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें आग की लपटों को दिखाते हैं जहाँ पर वॉर हुआ होता है। जो रिइंफोर्समेंट आई होती है उसे
02 की टीम ठिकाने लगाती है। तभी एक बंदे को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है और उसके ऊपर कोई तो गोली चला देता है उसके खोपड़ी पे सीधा। तभी हमें 02 को दिखाते हैं जो गोली चलाने वाला अपना 02 होता है और उसके पीछे टैटू वाला बंदा और अपना छोटा नंबर भी होता है वहाँ पे। मैंने देखा है जो भी पूरी सीरीज में जो नंबर रहते हैं वो बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। तभी 06 को दिखाते हैं जो उन लोगों से कहता है कि उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने सबको निपटा दिया है। 05 की बात सुन के अपना 02 कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। अब ये बात सुनकर अपना मोटा वाला नंबर कहता है कि क्या हम इतनी दूर से आए हैं और तुम बिना 01 से मिले ही जा रहे हो। ये सुनकर 02 कहता है कि एक और मिशन आ गया है। तभी 04 को दिखाते हैं जो 02 को देख रहा होता है। ये बात सुनकर अपना मोटा नंबर जो रहता है वो स्माइल करता है। तभी 06 को भी दिखाते हैं जो राहत के साथ छोड़ता है और वो भी स्माइल करता है। फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और एक साथ ही जा रहे होते हैं। तो ये सीन एकदम भारी दिख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदे को दिखाते हैं जो दुश्मनों पे नजर रख रहा होता है। तभी तो वो अचानक से कुछ देख के हैरान होता है और वो कहता है कि क्या वो इजिन है? हाँ, इजिन इजिन वापस आ गया है। उसकी ये बात सुनकर एल्विन और कप्तान वही होते हैं और ये सुनकर वो भी हैरान होते हैं। तभी इजिन के कार को दिखाते हैं जो विलेज की तरफ आ ही रही होती है और फिर विलेज की तरफ आ जाती है और इजिन अपना कार में से नीचे उतरता है। तभी एल्विन को दिखाते हैं जो लोगों के बीच में होती है और आगे की तरफ जाते हुए कहती है कि इजिन इजिन और भाग के उसके पास में जाती है और कहती है कि इजिन क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर अपना इजिन कहता है कि मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हूँ। तभी कप्तान ये सुन के इजिन के पास आते हैं और इजिन से कहते हैं कि मुझे ये मत बताना कि तुम ये बस यही कहोगे कि पहले की तरह यही खत्म हो गया है। तभी ये सुनकर इजिन अपना कप्तान से कहता है कि मैंने सभी मशीनरी यूनियन और उनकी रिफोर्समेंट आने वाली उसको सभी को ठिकाने लगा दिया है। ये सुनकर कप्तान हैरान होता है और कहता है कि क्या ये कब हुआ? एल्विन के पास भी दिखाते हैं जो ये सुनकर इजिन की बातें सुनकर वो भी हैरान होती है। तभी 05 को दिखाते हैं, वो कहती है वो लोग से कि और मुझे ये कहना चाहिए कि हमने वो तीनों को भी संभाल लिया है, वही लोग जो फैक्शन को लीड कर रहे थे, जो हमेशा आपसे भिड़ते रहते हैं, है ना? तभी कप्तान को दिखाते हैं जो 05 की बात सुनकर हैरान होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अपना इजिन कप्तान और विलेज वाले लोगों से कहता है कि न केवल मशीनरी यूनियन बल्कि यहाँ तक कि अन्य लोग मतलब यहाँ के और भी जो ग्रुप है उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए विलेज को अब कोई समस्या नहीं होगी। इजिन की ये बात सुनकर गांव वाले हैरान होते हैं और इजिन की तरफ देखने लगते हैं। तभी इजिन को दिखाते हैं जो वहाँ से घूम जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। अपना कप्तान पीछे से इजिन को जाते हुए देख के वो भी हैरान होता है। इजिन अपना जा ही रहा था तभी एल्विन भागते हुए इजिन के पास आती है और इजिन से कहती है, इजिन क्या तुम सचमुच यहाँ से जा रहे हो? ये सुनकर इजिन कहता है कि यहाँ का काम पूरा हो गया है इसलिए मुझे वापस जाना होगा। इजिन की ये बात सुनकर एल्विन परेशान होती है और कहती है इजिन से कि ये जल्दी नहीं हो रहा है। तभी अपना इजिन सुनता नहीं और आगे की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि जाने से पहले तुम अपने होम टाउन में रुको। ये बात सुनकर अपना इजिन वहाँ पे रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी दिखाते हैं जो बात करने वाला अपना कप्तान रहता है और वो अपना इजिन के पास देखने लगता है। ये बात अपनी 05 सुन लेती है और कहती है कि क्या होम टाउन? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शाम हुई होती है और फिर हमें एक कब्रिस्तान को दिखाते हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। अभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो एक ग्रेव के सामने खड़ा रहता है और पीछे अपना कप्तान रहता है। वो कहता है कि इस बार हमने जिन्हें खोया है उन्हें यही दफनाया गया है। ये सुनकर अपना इजिन उनके तरफ देखने लगता है और सैड हो जाता है। जहाँ पर इजिन खड़ा रहता है वहाँ पीछे साइड में एल्विन और 05 खड़ी होती है। 05 अपनी इजिन की तरफ ही देख रही होती है और वो एल्विन से कहती है कि यह एक कब्रिस्तान है। ये सुनकर एल्विन कहती है कि हाँ, कोई भी गांव वाले सचमुच यहाँ के नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसका नाम यह नाम इसलिए रखा है कि यह गांव उनका घर है। एल्विन को दिखाते हैं ये सोचकर ही सैड हो जाती है। तभी और आगे कहती है कि क्योंकि हमारे लिए यही हमारा सच्चा घर है। तभी इजिन को दिखाते हैं जो ये देखकर बड़ा ही सैड हो रहा होता है और उससे बैक मेमोरी याद आती है। तभी हमें छोटे इजिन को दिखाते हैं जो गाँव वालों के सामने रहता है। तभी गाँव वाला उसमें से कहता है, एक जन, क्या आपको लगता है कि तुम हमें सिखा सकते हो क्योंकि हम ऐसे दिखते हैं जैसे कि हम मरने वाले हैं? तुम्हें कम से कम समझदारी दिखानी चाहिए। ये कहने के बाद दूसरे सीन में दिखाते हैं जहाँ पर इजिन उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि गन कैसे चलाना है और कैसे पकड़ना है। फिर तीसरे सीन में हमें इजिन को सामने की तरफ दिखाते हैं और बाकी के गाँव वाले एक साइड में रहते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यस टीचर। गाँव वाले एजेंट से जो सीख रहे होते हैं उससे वो खुश रहते हैं। तभी हमें दिखाते हैं जो बहुत सारी कैंडी, चॉकलेट और कुछ लॉलीपॉप विलीपॉप ये सब
ऊपर साइड से नीचे साइड गिर रहे होते हैं। अभी अपने छोटे इंजन को दिखाते हैं। ये सब कुछ अपने इंजन को मिला होता है। छोटे इंजन को अपना इंजन चॉकलेट को देख के घूर घूर के देखने लगता है। तभी गाँव वाले को दिखाते हैं जो इंजन के सामने खड़े रहते और हंस रहे होते और कहते हैं कि भले तुम हमें ट्रेनिंग दे रहे हो टीचर, पर तभी भी तुम एक बच्चे हो। हाँ 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 हाँ। ये कहने के बाद सीन प्रेजेंट में आता है। तभी कप्तान को दिखाते हैं जो इंजन की तरफ देखता है और कहता है इंजन से कि जब तुम चले गए तो हमने कुछ कठोर बातें की, लेकिन जब हमने ये सुना कि तुम्हें अपनी फैमिली मिल गई है तो यही गांव वाले सबसे ज्यादा खुश थे। ये सुनकर अपना इंजन उनके ग्रह को देखने लगता है और सैड हो जाता है। तभी अपने इंजन की नजर साइड में चली जाती है दूसरे ग्रह के पास। तो अपना इंजन उस ग्रेव के पास जाने लगता है और फिर अपना इंजन एक ग्रेव के सामने आके रुक जाता है और उस ग्रेव को देखने लगता है। अभी हमें पता चलता है कि ये विलेज के चीफ की ग्रेव रहती है जो जो अपने इंजन से अच्छा व्यवहार करता था। तुम खाने की डिश में देख ही सकते हो इंजन को कितना है और वो चीफ को कितना है। तभी अपना इंजन चीफ के ग्रेव को देखने लगता है और सैड हो जाता है और उनकी बातें याद करता है। तभी चीफ को दिखाते हैं जो इंजन से कहते हैं कि इंजन ये प्लेस हमारा घर है, लेकिन तुम्हें इस प्लेस को अपना घर नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें ये याद रखना होगा। तो भाई लोग तुम्हें ये बुरा लग रहा होगा चीफ, पर वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। अपना इंजन उनसे मिला था तब वो बच्चा था इंजन अपना, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि छोटा सा लड़का अपने हाथों में गन उठाए और लोगों को मारे। और यहाँ पे तो लड़ाई चलती रहती है, तो इसलिए वो ऐसा कहता है इंजन से कि ये प्लेस तुम्हें अपना घर नहीं बनाना चाहिए। तो खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी अपना इंजन उनके ग्रेव के सामने खड़ा रहता है और सैड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर के बाद हमें इंजन के कार को दिखाते हैं जहाँ पर कप्तान भी रहता है, एल्विन भी रहती है और गाँव वाले भी रहते हैं। तभी अपने इंजन को दिखाते हैं जो कार में बैठ जाता है और डोर बंद कर देता है। तभी कप्तान कहता है कि इंजन, ये सुनकर इंजन अपना कप्तान की तरफ देखता है। तभी कप्तान इंजन से कहता है कि यहाँ पे फिर से कभी मत आना। ये सुनकर अपना इंजन उसके तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता और खामोश रहता है। तभी कप्तान सीरियस होता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, कभी वापस मत आना। अब से हम हमारी प्रॉब्लम का खुद ख्याल रखेंगे। ये सुनकर अपना इंजन सामने की तरफ देखता है और कहता है कि ये मेक श्योर करना कि आपको कभी वापस ना आना पड़े। ये बात सुनकर कप्तान को भी कुछ समझ में नहीं आता। कप्तान कहता है कि क्या? पर इंजन की गाड़ी वहां से जाने लगती है और कप्तान उसको ही देख रहा होता है। तभी इंजन कार के आईने में से उन्हें देखने लगता है, विलेज वाले लोगों को, और उनसे दूर होते हुए इंजन अपना सैड हो जाता है और अपना चेहरा लटका लेता है। 05 को दिखा रहे हैं जो कार को चला रही होती है और इंजन से अपने कहती है, मैंने जो भी सुना है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ बहुत सी मदद की है। ये सुनकर अपना इंजन कार से बाहर देखता है और सैड होता है और कहता है कि नहीं, और फिर पुराने टाइम को याद करते हुए कहता है कि मैं वो व्यक्ति था जिन्हें सहायता मिली, मतलब उनसे मदद मिली है। ऐसा तुम कह सकते हो कि इंजन का ये होम टाउन है। खैर आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। बाय बाय।